तो बिजली को लेकर एक बड़ी असुविधा अभी लोगों को हो रही है, क्या सरकार कुछ कर भी रही है? मैं विधायक बना था, उन्होंने कहा था इन्वर्टर वालों ने दुकान बंद कर ली थी, जो 13 से 18 वाले राज्य में जो भाजपा की सरकार थी, बंद के मतलब उनके बिकते ही नहीं थे इन्वर्टर। जब लाइट होगी तो इन्वर्टर की। मनोहर प्रकरण आपको पता होगा, मनोहर राजपुरोहित जो नेत्रा वाला, आप मेरे सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई थी। मतलब ऐसे कई मसले, खाली यही नहीं है। मनोहर प्रकरण जैसे हजारों की संख्या में कभी कभी गायब हो जाते बच्चे, और वो कहाँ है उसका पता आज भी नहीं चलता है। हनुमान बेनीवाल जी एक बड़बोले नेता है, अभी इन्होंने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हनुमान बेनीवाल जी का व्यू है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की भूमि को सुरमाओं की भूमिका है। और अब हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हो रही है। क्या बीजेपी ऐसा काम कर रही है? इस तरीके के ऑपरेशन चुनावों से पहले ही क्यों होते हैं? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। आप देखिए अभी बिहार का चुनाव है, काम तो सेना ने किया है, लेकिन मोदी जी सारा क्रेडिट ले रहे हैं। जगह जगह रैली जी बोल रहे हैं, तो मोदी जी बोलेंगे प्रधानमंत्री कौन है? लेकिन फिर आप कैसे देखते हैं ये भाषा शोभा देती है एक राजनेता को जिसको जनता ने चुन के विधानसभा या लोकसभा में भेजा? मैं तो इस मन से आज आपको भी कहना चाहूँगा, जनता को भी ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं ऊंची भाषा वाले, ऐसे मीम्स हो, रील्स हो, ऐसे चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। जब ज़्यादा देखते हैं ना तो ऐसे लोग ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं। आपने कई बार देखा होगा। विपक्ष कहता है कि अभी मोदी जी का ये लास्ट टर्न ओवर है, उसके बाद मोदी जी नहीं रहेंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखो, जैसे कि सब कहते हैं नहीं तो बराबर से वो भाई बन सकता है, नहीं बेटा बन सकता है, नहीं पति तो है, पनौती ही है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हो सकते। स्वागत है आप सभी का शैलेश से हताई में, जहां सवाल पूछे नहीं जाते, काटे जाते हैं, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, ठोकी जाती है, और जहां नेता से नेता वाला नहीं, जनता वाला हिसाब लिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो राजनीति को मंच नहीं जिम्मेदारी मानते हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े हैं, और जनता के मुद्दों से कभी मुंह नहीं मोड़ते। और की जनता ने दो बार जिन्हें अपना भरोसा सौंपा, वो नेता नहीं है, एक जनप्रतिनिधि है, जिनके पास एक अलग ठाठ, और बोलते हैं ना तो उनके लहजे में होता है साफपन और साफगोई का साथ। कभी खेतों में दिखते हैं तो कभी मवेशियों के बीच, कभी बाढ़ में उतरते हैं तो कभी अफसरों से भिड़ते हैं। आहोर के विधायक श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित, कैसे हो छगन जी आप? बहुत बढ़िया शैलेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपने अपने कीमती समय में से हमें टाइम दिया और आप इस पॉडकास्ट के लिए पधारे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शैलेश जी। तो मैं आपकी पहले जर्नी जानना चाहता हूँ। एक LIC एजेंट के रूप में आपने अपने जीवन की शुरुआत करी, और उसके बाद एक विधायक, और अभी दूसरी बार के विधायक। तो ये जर्नी कैसे रही, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चुनौतियां रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कॉलेज लाइफ के बाद में जरूरी था कि कुछ अर्न करे, कमाई करे, तो उसको लेकर लगातार रहते ही जनता के बीच में। तो उसको मैंने कहा LIC का एडवाइज़र बन जाते। हमारे एक मित्र थे, वो LIC का काम करते थे, LIC एजेंट। तो उन्होंने कहा कि LIC की एजेंसी ले लो, तो वो ले ली। उसके बाद में मैं साथ साथ में खेती भी करता था। मेरे वोडाफोन की जो कम्युनिकेशन के लाइन में अगर करें तो वोडाफोन की पूरी आवर तहसील की वो भी एजेंसी थी उस समय, और अन्य कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी भी थी। कई तरह के काम मैं शुरुआत से करता था, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति का कोई वो ज़्यादा समस्या नहीं थी। और पिताजी भी बॉम्बे में होटल है, तो ये इसके लेकर मैं वही आपके पारिवारिक स्थिति और परिवार के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आपका परिवार क्या, कितने लोग थे, क्या? बिल्कुल, हम 4 भाई है। पिताजी 50-60 साल से पहले मुंबई में थे, और मेरे सभी भाई मुंबई है, वहाँ पर बिजनेस है। मैं भी कभी कभी गर्मियों में, छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में वहाँ जाता था, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहा हूँ। विशेषकर पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद में यहीं पर काम करना अच्छा लगा मुझे, कि राजस्थान में ही काम करेंगे। और अन्य सामाजिक जो सरोकार के काम थे,
जैसे पहले कोई भी नवरात्रि कार्यक्रम हो, गणेश चतुर्थी कार्यक्रम हो, अन्य गांव के जितने भी कृष्णाष्टमी के कार्यक्रम हो, तो वो उसको लेकर हमेशा रहता था कि ये जिस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो भारतीय संस्कृति को आबाद रखने वाले, उनके साथ मुझे भी जुड़ना चाहिए। तो हम लोग सब मिलकर, गांव के सभी प्रमुख जन मिलकर इस कार्यक्रम को करते, पूरा गांव उसमें सम्मिलित होता था। तो उस प्रकार से मेरा हमेशा से गांव में रहने का भाव था, उसी के अनुरूप वहीं काम करना शुरू करा। तो आपके राजनीति की तरफ मैं आना चाहूंगा, उससे पहले जानना चाहूंगा आपके परिवार में कोई था जो जिन्होंने राजनीति करी है या कोई राजनीति पद पे रहे हो? नहीं, मेरे परिवार में वैसे सीधा राजनीतिक क्षेत्र में कोई नहीं रहा। हम लोगों की इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर सरपंच चुनाव में वगैरह हमारा इन्वॉल्वमेंट होता था, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग, हमारे परिवार के कोई नहीं थे। बस सरपंच उप सरपंच तक वो बात करते रहते और चुनाव तक। बाकी राजनीतिक क्षेत्र में हम जब चुनाव आते थे जी, तो हम लोग, हमारा परिवार भी खूब दौड़ते थे। उस समय जितना भी 20 दिन 25 दिन तक काम करते थे भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से। कि हमारे पिताजी भी उस समय अच्छे जानकार थे, तो वो करते ही थे सामाजिक लेवल पर, लेकिन सीधा उनका कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन जब चुनाव आते तो करते थे। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। पहले स्वयंसेवक थे, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करा, और फिर संगठन में मंडल पर काम करा, फिर जिले में काम करा। जिले में काम करते करते ये 2018 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अवसर दिया गया, चुनाव लड़ा। पहली बार 31,000 वोटों से जीता, और दूसरी बार वापस टिकट मिला तो वापस 50% वोट ले। मैं इस पे आऊंगा, आपके 2018 के चुनाव नतीजों पे भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, और मुझे आपके बारे में ये जानना है कि राजनीति की तरफ जब आपका ये था कि मैं राजनीति में जाऊँ, तो आपके परिवार की क्या राय थी? बिकॉज आपने कहा कि उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं कि हमें किसी को बनाना है, हमें खुद नहीं जाना है। तो जब आपने कहा कि मैं स्वयं जन सेवा के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो हम लोग तो, वैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी का देहावसान बहुत जल्दी 1998 में हो गया था, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, तो उस समय चुनाव भी थे 98 में, विधानसभा के चुनाव भी। आपने उनको कभी बताया नहीं था पहले की? नहीं, वो ऐसे ही, पहले भी क्या, अभी जैसे 2018 तक किसी को पता नहीं था कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो चुनावों के टाइम से लेकर हम संगठन में काम करते थे। संगठन में काम करना, इसका मतलब सेवा का काम करना है। उनके दिमाग में ये नहीं था कि वो राजनीतिक क्षेत्र में एमएलए एमपी बनने के लिए कर रहे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करे, संगठन का काम करे। जैसे माता जी का भी दिमाग में था, भाई सभी के दिमाग में यही था, और क्षेत्रवासियों के दिमाग में वो, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया, तब जाके विधायक बने। लेकिन हमारे मन में भी कभी ये नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। उस समय जब पार्टी में काम करते, धीरे धीरे जब 2013 के बाद में सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू करा, तब जाके हमने भी डिमांड रखी कि अगर पार्टी अवसर दे तो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। छगन जी, 2018 इतना इजी नहीं था। जहां तक मुझे राजनीतिक समझ है, मैंने भी देखा था कि 2018 में आपके समुदाय से टिकट ना मिले, ये कोशिश की गई थी कि आपके समुदाय में से, मतलब राजपुरोहित समाज से टिकट ना मिले। ये हाईकमान तक बात भी पहुंचाई गई थी। उसके बाद आपको टिकट देना, और आपने उनको कैसे मनाया? क्योंकि कोई एक समाज से नहीं जीता जाता। एक विधायक का चुनाव जो होता है, वो कोई एक समाज नहीं जीता था, 36 कौम की उसमें भागीदारी होती है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? उसमें एक बैलेंस कैसे बनाया? सबको कैसे कहा कि नहीं, मैं अलग तरीके से राजनीति करूंगा, मैं आप सबकी आवाज उठाऊंगा, आपके लिए आवाज बनूंगा और आपके लिए जनसेवा करूंगा? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा शैलेश जी कि चुनाव लड़ना, दूसरी बात है, मैं पिछले कई वर्षों से पार्टी में काम करता था। तो 2013 के चुनाव में भी मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप दूसरों के लिए क्यों काम करते हो, खुद के लिए टिकट डिमांड करके खुद के लिए चुनाव लड़ो ना। मैंने कहा अवसर आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इस प्रकार से करना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी जीते। लगातार पार्टी में काम करने की वजह से ये कार्यकर्ताओं का भाव था कि 2018 में छगन सिंह को टिकट मिले। जब सर्वे हुए, क्योंकि पार्टी आज अपने स्तर पर कई प्रकार के सर्वे करवाती है, बिल्कुल, उस समय ये उसमें से ही आवाज निकली कि छगन सिंह को अगर टिकट दे तो कहीं न कहीं जीत सकते। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 से 18 तक। सरकार रहती है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझ पर विश्वास करा, आम कार्यकर्ता इतने जोश में थे कि उन्होंने पहली बार जो वोट आए थे 73,000 वोट,
ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए नहीं थे। 58,000 मैक्सिमम आए थे। 31,000 से जो जीत है, वो भी सबसे बड़ी जीत थी। सबसे पहली बड़ी जीत आज दिन की सबसे बड़ी 31,000 की जीत थी। और आज दिन तक जो भी जीतते तो 33-34% वोट आते थे। मेरे पहले चुनाव में भी 50% के लगभग वोट आए और दूसरे चुनाव में भी उसका आधा % बढ़ाकर ही वोट आए। मतलब कि कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। कार्यकर्ता और आम जनता चाहती है कि एक सेवा करने वाला व्यक्ति वापस अवसर मिले। तो इसी प्रकार से दोनों बार मैं 18 के चुनाव में जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति को टिकट दिया तो एक ऐसा माहौल बना कि सब तरफ एक आवाज है कि अब की बार छगन सिंह को जिताना है। तो ये कार्यकर्ता और आम जनता के भाव के अनुसार छगन सिंह का कोई जलवा नहीं था, लेकिन वो जनता की इच्छा थी कि जीती। नहीं, आपका कार्य भी होगा, लोगों ने आपकी जनसेवा भी देखी होगी, उसके बाद नाम जाते हैं, क्योंकि ये सर्वे में नाम आना कोई ऐसे ही। बिल्कुल, मैं तो चुनाव प्रचार में यही कहता था उस 18 के चुनाव में। मैंने कहा टिकट कोई मेरे हिसाब से मिला नहीं है। आप लोगों ने ही कहीं सब सर्वे हुआ तो नाम दिया है और आपसे ही आवाज निकली है, इसलिए टिकट मुझे मिला है। तो अब आपकी ड्यूटी है जिताने की। तब उन्होंने सबने वो मेहनत करी, आम जनता भी, और उस पर खरा उतरना। मैंने उस समय कहा था कि जिस प्रकार से मैं आज वोट मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं वादा करता हूं कि जिस प्रकार से आज हाथ जोड़ रहा हूं, जहां कहीं भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी मैं जोड़ूंगा आपके लिए, आपको कहीं जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैंने 2018 से 23 तक वो बात करी और 23 में जाकर वापस चुनाव प्रचार में मैंने ये बात रखी। मैंने कहा था कि जहां कहीं भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी मैं जोड़ूंगा, आपको जोड़ने नहीं दूंगा। तो वही बात मैंने वापस रिपीट भी करी। वहां पर जनता के बीच में गया तो जनता ने वास्तव में उसका जवाब दिया। उस समय भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोग, विपक्षी लोग होते, माहौल खराब करने का खूब प्रयास किया, लेकिन जनता ने एक बार फिर ये कहा कि अच्छा काम जो करता है व्यक्ति, जो धरातल पर काम करता है, उसको बार बार अवसर मिलना चाहिए। उसी के अनुसार मुझे पुनः विधायक बनने का अवसर मिला। छगन जी, आपकी राजनीति थोड़ी सी अलग है। अगर मैं देखा जाऊं तो जो बाकी राजनेता हैं वो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। आप दबी जुबान में काम सारा करते हो, लेकिन आप इस तरीके की दिखावा नहीं करते। सोशल मीडिया पर आपकी इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है जो काम करती है। या ये क्या आप ये सोची समझी साजिश है, या आप खुद ही नहीं कि मैं आपका ये है कि भाई नेकी करो और दरिया में डाल वाला हिसाब है? क्या कारण है? वैसे जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ता हूँ उस क्षेत्र में लोगों की क्या इच्छा है, उस लोगों में उनमें क्या भावना है। अगर आप किसी भी गांव में जाकर मेरे बारे में पूछोगे क्या छगन सिंह जी आपकी जन सुनवाई करता है, तो अगर आपकी हाँ है तो ये एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग ही है। अगर आपको लगे कि वो आपकी सुनवाई करते हैं तो करते। मैंने अपने विधानसभा जब से जीता है 2018 से मैंने एक ऑफिस खोला है। सुबह नित्य अगर मैं जयपुर नहीं हूँ तो मैं डेली 2 घंटे जन सुनवाई करता ही हूँ। उसके बाद में फील्ड में जाता हूँ। अगर फील्ड में जाने के बाद में वापस मुझे अगर समय है तो मैं वापस ऑफिस में आके बैठता हूँ। वापस कोई फ़ोन करता तो मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो लगभग डेली मैं सुबह से शाम तक या तो फील्ड में रहता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ। अगर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है या फिर कोई बैठक नहीं है या जयपुर नहीं है तो मैं लगभग पूरा समय वही। तो आप हफ्ते में कितने दिन आहोर रहते हैं? अब जैसे कोई यहाँ पर जयपुर में मीटिंग, विधानसभा नहीं चल रही है तो वही रहते हैं या बैठ के होती है। हमारे ये कमेटियों की बैठ के होती है। जैसे मैं PSC जन लेखा समिति का मेंबर हूँ तो वहाँ उससे भी कहीं न कहीं समस्या का समाधान होता है, तो उसमें भी रहते हैं। आपकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है? आप उठते हो, फिर उसके बाद पहले ऑफिस जाते हो, उसके बाद जन सेवा आपकी होती है, उसके बाद आप बहुत से, मैंने आपके देखते रहता हूँ आपके कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह। आप ग्रामीण जो भी बैठक होती है, कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे भी आप जाते हो। कहीं कोई अगर कोई शादी है, इस तरीके के फंक्शन भी होते हैं, आप मोस्टली अटेंड करने की कोशिश करते हो। आपकी क्या दिनचर्या होती है और आप इसे चूज कैसे करते हैं कि इनके इधर जाना है और इनके इधर नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा काम? नहीं, मैं आपको ये भी शैलेश जी कह देता हूँ, नहीं जाना मैं कभी ये नहीं करता। अगर शादी का है तो निमंत्रण आता है तो ही जाते। बिल्कुल सही बात है। और गमी अगर कोई किसी के घर पर ऐसा शौक वाली बात हुई है तो उसमें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मुझे कार्यकर्ता कह देते कि वहाँ पर इस व्यक्ति की ये इस कारण से मौत हुई है, तो मुझे अगर मेरे पास समय है और उस क्षेत्र में गया तो मैं 100% बैठ के आता हूँ गमी में और उनके दुख को कम करने का प्रयास करता हूँ। और कभी ऐसी मौतें भी हुई हैं जो घर का मुखिया होता है, छोटी उम्र में होती है, तो उनके कैसे अगर दुर्घटना में हुई है तो क्या मदद कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार से इंश्योरेंस है, उस प्रकार से हम सब प्रकार की मदद करने का प्रयास करते हैं, जिससे कहीं न कहीं उनमें भाव आता है कि हमारे जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है,
वो हर समय हमारे सुख दुख में हमारे साथ ही रहता है। भले वो मैं 3-4 बातें बताना चाहूँगा। मेरे पिछले कार्यकाल में सबसे पहले ये टिड्डी हमला हुआ था पूरे क्षेत्र में। हाँ, तो बहुत सारी फसलों को नष्ट, उस समय भी मैं 4-4 बजे जल्दी उठ के एक प्रशासन के साथ में उनसे टिड्डियों के कैसे, फिर जैसे ही टिड्डी हमला पूरा हुआ तो 2020 में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी वेव आई बहुत ज़्यादा। फर्स्ट और सेकंड में मैं जब फर्स्ट में आई तो मैं उनके जहाँ पर वो बना हुआ था कोरोना क्वारंटाइन सेंटर, तो वहाँ भी जाता था। सेकंड में मैंने कई भामाशाह को तैयार करके ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के मैंने एक ऑक्सीजन पूरा हॉस्पिटल तैयार करवाया। उसके बाद में उनको मिलना किसी प्रकार की सुविधा, कोरोना के टाइम में राशन किट घर घर जाके बांटना, भामाशाह तैयार करना, इस प्रकार से लगातार। फिर अकाल पड़ा, फिर बिफोर जो जैसा बारिश का जो ज़्यादा एकदम आया था, उस समय बारिश के समय में पूरा एक जहाँ पर गाड़ी ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, पैदल पकड़ के बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर में बैठकर मैं और मेरे साथ में मेरे स्टाफ, हम लोगों ने लास्ट आदमी तक जो कई तरह से दिन से फंसे हुए थे ऐसों को भी जाके मिले और उनको सांत्वना दी और उनको मदद भी करने का प्रयास किया। तो ऐसा कोई समय नहीं था कि जो जब भी तकलीफ आई, भले वो मध्य प्रदेश में पशुपालकों के समस्या मैं तो उस समय भी मैंने प्रयास किया कि उनको जाकर सांत्वना दूं, उनको मुआवजा कैसे दिलवा सकूं। तो उसका भी मध्य प्रदेश में भी उस समय अगेंस्ट सरकार थी और राजस्थान में थी, फिर भी हम लोगों ने लड़ाई लड़के उसको लेटर और के द्वारा करके मुआवजा, फिर भाजपा की सरकार MP में आ गई थी तो थोड़ा बहुत मुआवजा उनको मिला। प्रयास करते हैं कि जनता का हर दुख मेरा दुख है। जब बारिश नहीं आती है तब भी मैं पीड़ा होती है कि बारिश कब आए, भगवान बारिश कब दे। कोई एक्सीडेंट किसी के घर में हो जाता है तो लगता है कि अपना कोई चहेता इस एक्सीडेंट में गया है। इस प्रकार की हमेशा जुड़ाव रहता है उस जनता से कि कोई भी मेरी जनता के साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं घटे जिससे उनको दुख हो। और जब खुशी होती है, हम प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव हर गांव में होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि जब तक ये प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती, मेरा ध्यान उस प्रतिष्ठा की तरफ रहता है कि हमारे क्षेत्र में लगभग प्रत्येक गांव में, भले 160 गांव है तो 160 में से करीब 140 गांवों में प्रतिष्ठा हुई होगी। तो ये इस पीरियड में तो वो प्रयास करते हैं कि उसमें भी बढ़िया से हो तो हमें भी खुशी होती है। तो ये सब सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी साथ साथ में चलते रहते और विकास के काम भी चलते रहते हैं। चरण जी, आप सिर्फ जनता के प्रिय नहीं है, सिर्फ जनता ही आपको नहीं चाहती, युवा वर्ग और या किसान वर्ग या जो हमारी माताएं बहनें हैं वो ही नहीं चाहती। आप राजनीतिक जो बड़े लोग भी हैं, जो बड़े ओहदे पे हैं, वो भी आपके बड़े करीबी माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे कि आपके विधानसभा में जब आप चुनाव में खड़े हुए थे तो योगी जी ने रैली करी थी, वो स्टार प्रचारक है, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं, उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? क्योंकि हाई कमान के डायरेक्टली जो स्टार प्रचारक है उनको बुलाना अपनी रैलियों में और एक विशाल रैली करना और जैसी जगह पे, वो कैसे पॉसिबल होता है? ये मैं शैलेश जी पुनः कहना चाहूँगा, जब चुनाव हो रहे थे तो योगी जी की सबकी इच्छा थी, जनता के क्षेत्र की इच्छा थी कि हमारे यहाँ अगर कोई बड़ी रैली करनी है तो योगी जी की करे। तो मैंने अपने भारतीय जनता के पार्टी के आला जो थे पार्टी के पदाधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगी आदित्यनाथ जी आए जी, रिक्वेस्ट तो सब कर दे, आप तो कैसे आए हो बताइए आप। तो ये उनके द्वारा ही ये था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने उस चुनाव में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए स्टार प्रचारक, जो अगर मोदी जी के साथ साथ में अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता को छोड़े तो योगी जी का भी बहुत बड़ा वहाँ पर एक बहुत बड़ा, और आपको इसका फायदा भी बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा। मेरे लास्ट चुनाव में अमित शाह जी आए थे, इधर मोदी जी आए थे उस साइड में सुमेरपुर में, तो वो पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा पड़ता है। और मुख्यमंत्री भी उस समय आए थे। योगी जी की भीड़ में तो मैं भी था, बहुत योगी जी उस समय बहुत खुश हुए थे और उनके साथ में जो लगे हुए थे उन्होंने भी एक अचंभा करा था कि इतनी भीड़ इतने मतलब कि कम समय में और इतनी देख रहे थे। वो लास्ट टाइम पंडाल छोटा पड़ गया था, लास्ट टाइम तक जनता, जब तक योगी जी वापस नहीं गए तब तक जनता आ रही थी। जनता कभी कभी क्या होता है कि नेताजी के आने के बाद में जो भी होता है, भले नेता होते तो फिर एक बार मंच पर आ जाते हैं और स्पीच शुरू करते तो जनता जाना शुरू करती है। लेकिन उस दिन ऐसा था कि लास्ट टाइम तक वो लोग आ रहे थे, जनता आ रहे थे और उसका बहुत बड़ा जोश भी था। लास्ट में जब
योगी जी चले गए तो मैं जब जनता के बीच में गया तब भी उसमें बहुत ज़्यादा जोश था। वही कारण है कि धीरे धीरे ये माहौल बहुत अच्छा बना और वापस जीत की ओर अग्रसर हुए हैं। आपको क्या लगता है और क्षेत्र में ऐसी कौन सी बुनियादी सुविधाएं नहीं है जो आप अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता है कि ये चीजें तो मुझे लानी, ये मेरा सपना है जैसी? सबसे पहले तो मूलभूत आवश्यकता रहती है कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसे, कई जगह तो कुओं में पानी है, ऐसे कोई 30-40 गाँव में तो कुओं में पानी है। कब हो जाता है, बारिश हो जाती है तो वापस हो जाता, कम पड़ता है, लेकिन कुछ 80 गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तालाब में बारिश आई, तालाब में पानी आया तो वही पीते थे उससे पहले। लेकिन मैं इस मंच से वापस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जल जीवन मिशन जैसी योजना निकाली और नर्मदा प्रोजेक्ट जो FR और ER क्लस्टर जो पूर्व में शुरू था उसको धरातल पर लाए। और आज की स्थिति है कि सभी गाँवों में काम तो शुरू है, लेकिन हमारे नर्मदा का पानी उस गाँव में आ गया। तो पेयजल के लिए जो बड़ी समस्या तो अब भी है, पूरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो हमारे जितना भी दूरी है और उसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लो जो है उनका विपरीत पानी लाए तो कहीं न कहीं समस्या रहती है। लेकिन फिर भी जनता में जहाँ जिस जगह पीने का पानी नहीं था वहाँ पर अच्छे से व्यवस्था हो रही है। कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम से, लाइट की कटौती की वजह से, बिजली कटौती की वजह से जो समस्या आती है उसको लेकर पानी में भी समस्या आती है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। बिजली में भी आप देख रहे हैं कि बिजली की समस्या अगर शांत हो जाए, ठीक हो जाए, तो अब पूर्ववर्ती सरकार में जो बिजली को लेकर एक बड़ी असुविधा अभी लोगों को हो रही है, जिसमें कि लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि लाइटें, मतलब जो पंखे हैं वो बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि लोड इतना नहीं आ पा रहा। उसको लेकर क्या सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार कुछ कर भी रही है या सिर्फ वो जितनी भी चीजें हैं बस बोलने के लिए पेपर पे हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप लेटेस्ट जो बात कर रहे हैं उससे पहले भी आपको देखना पड़ेगा। 2018 से 23 के बीच में जो बिजली की हालत करी थी, आपने 13 से 18 का राज भी देखा है, बिजली नहीं के बराबर जाती थी। हमारे वहाँ इन्वर्टर वाले, जब मैं विधायक बना था उन्होंने कहा था इन्वर्टर वालों ने दुकान बंद कर ली थी, जो 13 से 18 वाले राज में जब भाजपा की सरकार थी, बंद के मतलब उनके बिकते ही नहीं थे इन्वर्टर। जब लाइट होगी तो इन्वर्टर की। हाँ, तो 18 से 23 में जब स्थिति ये हुई कि बिजली मतलब आती नहीं थी, मतलब कि लोग ये कहते थे बिजली जाती नहीं है, कि बिजली आई ऐसा कहते थे, बिजली आ गई। मतलब घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम मतलब 8-10 घंटे तो उनकी 100% कटौती थी उस समय, और बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए और बिजली बिल भी दुनिया भर के आसमान को छुए इतना बड़ा बिल आता था। फिर आपने देखा होगा इस पिछले 1 साल में जो बिजली की व्यवस्था हुई, सुधार कराए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ठीक हो गई है, लेकिन खूब सारा सुधार हुआ है। अब मैं अधिकारियों से भी बात करता हूँ, ईमानदारी से मैंने कहा बोलना कि अब आपको ट्रांसफार्मर मिल रहे या नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि हम पिछले वर्षों में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बिजली ट्रांसफार्मर जितने मिलने चाहिए उससे ज़्यादा अधिक मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वोल्टेज प्रॉब्लम होती है। जब पहले क्या होता था कि घर में 1-2 कूलर लगते, 1 कूलर लगता था, आज एक ही घर में 2-2 AC भी लग जाते हैं, 4-4 कूलर लग जाते हैं, पूरी बिजली खूब सारी तो कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू करा। तो कहीं न कहीं वोल्टेज की, जब 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते और आप खर्च करें 7 किलोवाट, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उसको लेकर भी RDSS की योजना शुरू है, उसमें 3 फेज के काम शुरू है, उसमें वोल्टेज के शुरू है, ट्रांसफार्मर के काम शुरू है। तो मुझे विश्वास है कि इसका भी बहुत जल्दी निस्तारण हो जाएगा। छगन जी, जो बुजुर्ग और विधवा पेंशन है, उसके साथ साथ जो मनरेगा के भी लोगों के पैसे अटके हुए हैं, अभी वो लोग काम कर चुके हैं, अभी उनके पैसे अभी तक नहीं आए, इसके बारे में क्या आपने कभी सरकार की का ध्यान आकर्षित कराया है कि इनके पैसे क्या है? चले जी, आपके पास कई अधूरी जानकारी होगी। मनरेगा मजदूरों की कहीं पर भी ये जो मानदेय होता है वो कहीं नहीं रुका है। हो सकता है कोई तकनीकी कारण से रुका हुआ होगा, तकनीकी कारण में कई तरह के खातों में मिस्टेक हो तो उस कारण से, बाकी मैक्सिमम दूसरे तीसरे, मतलब ये भी मैं कह रहा हूँ वैसे सेकंड वीक में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीक, तीसरे वीक में तो आता ही आता है, उसका कोई इसमें इश्यू नहीं है। वो हो सकता है किसी एक स्पेशली जगह हो आपके पास में कोई ऐसी समस्या आई होगी, लेकिन मनरेगा की कोई भी पेमेंट रुका हुआ नहीं कहीं। छगन जी, आप और में अभी आई थिंक 5 साल, आपके 6 साल पूरे होने को आ रहे हैं, और मैं आज भी
सीधा रेलवे कनेक्शन नहीं है रेलवे स्टेशन के लिए, क्या आपके क्या विचार है और आप क्या उस पर क्या सोच रहे हैं कि अभी तो और को एक सीधा रेलवे कनेक्शन आज भी और का सपना है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे प्रवासी भाइयों की हमेशा मांग रहती है कि जालोर जो ट्रेन शुरू है, जो जहाँ रेलवे बीच गई है, पटरियाँ लग गई है, वहाँ पर ट्रेनें शुरू हो। तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने चुनावों में जब हम प्रचार में गए थे साउथ में, सांसद महोदय के चुनाव में, सांसद चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में जब हम गए तो उस समय उनकी खूब सारी मांग थी। तो उसको लेकर ट्रेन की मांग करें तो ट्रेन दोनों तरफ फालना से भी शुरू हो गई, जालोर से भी वीकली हो गई है, हॉलीडे स्पेशल हो गई, इस प्रकार से हुई है। लेकिन जिस प्रकार से आपने सवाल कराया कि और की तरफ से और तो सीधा कनेक्शन नहीं, बिल्कुल जालोर से और होते फालना अगर उसका कर दे तो उसका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगाल आप लक्ष्मण, मेरे हिसाब से अश्विनी वैष्णव जी से मिले भी हैं। बिल्कुल। तो उसके पहले भी इसका सर्वे हुआ है। लेकिन हम अश्विनी वैष्णव जी जो उनके कहीं न कहीं हमारे यहाँ भी रिश्तेदारी भी है, तो उसको भी लेकर हमने कहा कि अब राजस्थान का आपका संबंध भी है, भले आप उड़ीसा से है, सांसद बन जाते राज्यसभा के, लेकिन आपका कहीं न कहीं मातृभूमि से भी संबंध रहना चाहिए। हमें भी ऐसी व्यवस्था करें कि हमने प्रयास तो करा है, लेकिन देखते हैं इसका बागरा होके एक जंक्शन बनाना स्वरूपगंज वाला, तो उससे भी बागरा से भी हो सकता है। बागरा में वैसे हमारे है और विधानसभा के बागरा की जगह तो है रेलवे स्टेशन, लेकिन उससे भी और ज्यादा ट्रेन कैसे हो तो जंक्शन बनाने का भी प्रयास। तो आप आज हमारे दर्शकों को कहेंगे कि आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते हैं? बिल्कुल, जितनी भी मैं कह रहा हूँ ना, जो मांगे जनता की होती है, हम जहाँ पर जिस जगह पर पहुंचानी चाहिए और उसको मजबूती से जहाँ पहुंचानी है वहां पहुंचाते हैं व्यवस्था को लेकर। चलन जी, आपकी राजनीति में फिर से कहूंगा कि आपकी राजनीति अलग है। आपके जब चुनावों में हम गए थे तो बहुत से लोग आपके पास पेपर लेके आ रहे थे कि इस पे साइन कर दीजिए, कि जवाई बांध के भी कुछ मुद्दे थे जिस पे आपको कहा गया कि इस पे साइन करिए, तो आपने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। और बहुत सी चीजें थी जिस पे लोगों ने बोला यार रोड छोटा सा कटा हुआ है, मतलब वो रोड नहीं है, इसको आप बना दीजिए, तो आपको कहा कि साइन करिए, तो आपने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही आप जीते उसके बाद आपने काम कराया है, तो ये क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, साइन नहीं करूंगा वाली क्या स्ट्रेटेजी? मतलब कि जीतने से पहले किसी से वादा करना भी नहीं चाहिए। जीतने से पहले हमने जब एक मूलभूत आवश्यकता होती है, उन्होंने एक बीच में किसी ने प्रेरित करके एक कागज सब जगह बांट दिया कि मई योजना का पानी लाने के लिए आप शपथ पत्र दो। मैंने 8-10 जगह मेरे को दिया कि ये आपका शपथ। मैंने कहा ये संभव नहीं, और ये और विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। मैं जवाई बांध को पुनर्भरण के लिए प्रयास करूंगा, इसका मैं वादा कर सकता हूँ कि आपकी जो मांग है उसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ कि भाई इसमें कोई मेरी तरफ से कमी नहीं आएगी, इसका मैं वादा कर सकता हूँ, प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं ये करके ही दूंगा, ये तो नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कई तरह की जो सड़कें की भूति का सड़क का भी मामला, ऐसे मैं कई सड़कें बता दूं, जो करीब 30 सड़कें ऐसी थी जो मेरे विधायक बनने से पहले थी नहीं वहाँ पर। मतलब कि जहाँ ग्रेवल रोड थे उसको एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने का अभी तक स्वीकृति पहले भी हुई, काम करवाया, अभी भी करवाए। तो ऐसे कई गांव थे जिसकी 70 वर्षों से वहां सड़क नहीं थे, उसको लेकर बहुत सारे मिसिंग लिंक करवाने का प्रयास किया और करोड़ों रुपए का बजट उसमें आया है। करीब मिसिंग लिंक के 100 करोड़ के करीब का काम अभी भी शुरू है, जिसका आने वाले समय में जनता में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और मैं आपको इस सड़कों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी मुझे विषय याद है कि जब मैं पढ़ता था, हाँ, तो और मैं एडमिशन लिया था साइंस में, और जब आज मैं विधायक हूँ, फिर एडमिशन लिया, फिर बारिश का समय था, मेरी माताजी वहाँ आई थी मुझे लेने के लिए, तो माताजी ने कहा चलो घर चलते, छुट्टी आए तो बारिश का समय था। तो हम जब गए तब तक नदी आ गई थी, उमेदपुर की तरफ गए, तो हमें वापस लौटना पड़ा। हमको एक रात अगवरी रुकना पड़ा, एक रात उमेदपुर जो मिलने वाले थे उनके वहाँ रात रुकनी पड़ी। फिर मैंने देखा, मेरी शादी के बाद में भी एक बार समस्या आई। मेरी मिसेज पत्नी जब पहली बार ससुराल डिलीवरी पीरियड था ससुराल से, उस समय भी नदी आई, तो उस समय भी गांव से बाहर जाने के लिए बहुत तकलीफ से जाना पड़ा। तो ये मेरे मन में था कि ये तकलीफ सिर्फ अर्जी से हम उम्मीदपुर की तरफ जाते उसी को नहीं है। जब मैं विधानसभा चुनाव में घुमा तो कई गाँवों में पुल की आवश्यकता लगी, तो उसको लेकर मैंने मेरा प्रयास किया। आज मुझे खुशी है कि सब जगह जहाँ जहाँ ये बड़ी समस्या आती थी वहाँ सब जगह पुल बन रहे हैं, और इस साल 1.5 साल में
मुझे नहीं लगेगा कि 1.5 साल बाद में ऐसी बड़ी समस्या आए जिससे कोई गांव एक दूसरे गांव से कट जाए और वो टापू बन के रह जाए। ऐसे करीब 40-50 गांव थे, उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया। और ये मैं कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा, बाकी जनता को कितनी खुशी मिले वो अलग विषय, लेकिन मैंने उसको पीड़ा देखी हुई है कई बार। उसका मुझे बड़ी खुशी है कि ये जब काम शुरू हो गए, शिलान्यास कर दिए मैंने, कई काम शिलान्यास खूब सारे, तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल में आपके सभी पुल, ये 25 के करीब पुल बढ़ेंगे। तो इसका बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम राजस्थान में देखे जाए तो सरकारी स्कूलों की हालत अभी, मुझे जहाँ तक मैंने खुद देखा है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, छतें उनकी टप रही है, जिस पानी वहां से लीक हो रहा है। उसके साथ साथ जो भी अगर देखा जाए तो जितने वहां पे टीचर्स होने चाहिए बच्चों पे, उतने हैं नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ अभी तो लोग भी परेशान हो गए, उन्होंने अपने बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से कटवा के किसी प्राइवेट स्कूल में डलवा दिए। तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, आपका क्या मत है, और आप क्या चाहते हैं कि आहोर में शिक्षा को लेकर किस तरीके की आप चीजें चेंज करना चाहते हैं? मैं आपको एक बात तो कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने सबसे पहले छत टपकने वाली बात करी, ये बात सही है कि खूब सारे विद्यालयों में पानी बारिश के समय में छतें टपकती हैं। पहले वो पट्टियों के द्वारा ही बढ़ती थी स्कूल, तो उसका कहीं न कहीं सब लंबा समय हो जाता है, तो छतें टपकती है। लेकिन पिछले 5 साल तो उन्होंने ज़्यादा काम करा नहीं इस विषय को लेकर। लेकिन अब की बार आपने देखा होगा कि कई विद्यालयों के लिए, पूरे राजस्थान की बात करूँ और स्पेशली मैं और की बात करूँ, तो करीब 8-9 करोड़ रुपए छत रिपेयरिंग के पूरे विद्यालय में आए हैं, और वो उसकी रिपेयरिंग भी हो रहे हैं। और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे एमएलए फंड से देना चाहिए, जहाँ मांग करी है उनको भी दे रहे हैं। कई शेड बनाने की बात करें, कक्षा कक्ष भी बनाने के लिए कर रहे हैं। तो स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करा है। और रही बात आप शिक्षकों की कमी की बात कर रहे हैं, तो ये विशेषकर इस पश्चिमी राजस्थान में शिक्षकों की कमी ज़्यादा रहती है, विशेषकर जालौर, सिरोही और पाली, बाड़मेर में भी तो अब तो ज़्यादा शिक्षक गवर्नमेंट सर्वेंट होने लगे। लेकिन अपने क्षेत्र में इसलिए कमी रहती है कि वो, लेकिन पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार जब थी, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री, आज जो विधानसभा अध्यक्ष है देवनानी सर ने, जो एक विद्यालय मर्ज करके जो एकीकरण करा था विद्यालय का, उसमें शिक्षकों की जो मैं कह रहा हूँ ना, एक ऐसे कई विद्यालय थे जहाँ पर 2 स्टूडेंट्स थे, 7 स्टूडेंट थे, 13 स्टूडेंट थे, वहाँ पर 8-8, 12-12, 13-13 टीचर लगे हुए थे। जब इन्होंने विद्यालय को एकीकरण करा तो शिक्षकों की कमी नहीं लग रही थी। लेकिन वापस पुनः जब सरकार, जिनको पता ही नहीं है शासन कैसे करना है, उनकी आई, तो उन्होंने वापस विश्वविद्यालयों को कैसे बिगाड़ा जाए, आनंद फानंद में उन्होंने जब विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले थे पूर्ववर्ती सरकार ने, जिसमें इंग्लिश मीडियम गाँवों तक कैसे पहुँचे इसका लेकर करा था। लेकिन इन सरकार ने आते उसी को बंद करके महात्मा गांधी के नाम, जो एक क्या है कि एक बड़ा नाम होता है, उसके नाम को लेकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिए। और कैसे खोले, जो बंद पड़े थे विद्यालय, जो मतलब कि ऐसे पड़े थे, कोई टीचर नहीं, ऐसे कैसे लगाना, और जहाँ ये आबादी है उसका करा। तो लेकिन उसका पूरा खेल खराब करा। जो विद्यालय अंग्रेजी के खोले उधर सब वहाँ पर लगा दिए टीचर, तो वापस विद्यालय में टीचर कम हो गए। लेकिन ये सरकार आने के बाद शिक्षकों के लिए भी जो जहाँ आवश्यकता जितनी टीचरों की वो वहाँ पर लगा रहे, और जितने जो एक्स्ट्रा है, जिससे कहते हैं कि उनको भी अलग जगह लगाकर उसका पूरा समानीकरण कर रहे। और आने वाले समय में जो भर्ती अभी आपने देखी होगी, अभी भी निकाली है 80,000 के करीब, अभी 33 श्रेणी शिक्षकों के भी लगा नौकरियाँ आई, खोल रहे रीट में, तो उसमें भी उनके कहीं की भर्ती होगी। तो सब शिक्षकों की कमी पूरी तो नहीं, लेकिन कमियों की पूर्ति हो जाएगी। तो इससे, और अब आपने देखा होगा कि सभी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड भी लगे हैं। तो मैंने प्रत्येक जहाँ सीनियर स्कूल है वहाँ करीब 2 बोर्ड लगे हैं। ये शुरुआत है, आने वाले समय में पूरे विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई राजस्थान में स्मार्ट बोर्ड लगने शुरू हो गए। 2 कक्ष में लगे, और मैंने तो जाके देखा है ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। और में भी लगे, और में कई विद्यालयों में, मतलब कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये राजस्थान की जो संवेदनशील सरकार है, भाजपा की सरकार, भजन लाल जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है हर विषय को। क्योंकि जो धरातल से उठकर जो नेता आते हैं ना, वो कहीं न कहीं विकास को और बच्चों के भविष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। अक्सर देखा गया बीजेपी एमएसपी को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है कि एमएसपी हमने किया। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सी जगहों पे, मंडियों पे अभी भी बिचौलिए हैं,
अभी भी वही हो रहा है जो पहले होता था? क्या आपके आहोर में किसानों को उचित दाम मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ सीधी मंडी तो नहीं है, लेकिन गौण मंडी जैसे कहते हैं कि उसकी ब्रांच है, जालोर मंडी की ब्रांच है। पिछली बार अभी खरीफ की फसल का आया अन्न, भले वो इधर मूंग की बात करें, चने की बात करें, रबी की फसल की बात करें, तो अभी जैसे फसलों का गेहूं की बात करें तो अभी समर्थन मूल्य से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीद रहे हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का कोई वहाँ पर है ही नहीं। जो आप कह रहे हैं बिचौले नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, एजेंट वहां पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा आके सीधे वो वहाँ पर बेचते। कब मैं राउंड करता रहता हूँ वहाँ पर, जाके देखता रहता हूँ, कभी फोन भी आते हैं कोई थोड़ा क्वालिटी का, जैसे अभी चनों की आप जाते हो तो वो हट जाते हैं? नहीं, वो जो हमारे किसान सब वैसा है कि किसान आज के टाइम में, आज सोशल मीडिया का युग है। हाँ, तो आपको पता है जी, आज के टाइम में तो वो बोलते नहीं कम है और वीडियोग्राफी ज़्यादा करते, तो वो सब सूचना पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और जैसे कुछ चने में कलर थोड़ा सा कोई हरा चना हो जाता है, तो उसको लेकर जब कभी मना करते हैं वो वहाँ के कर्मचारी, तो उसको लेकर बात करते हैं कि अगर 2-5% अगर है तो उसको भी चलाना चाहिए। किसान कोई घर पे पैदा करके तो आया नहीं है, तो कहीं के खेत से पैदा करे बड़ी मुश्किल से, तो उसको लेकर मैं जाते हैं तो उनका कहीं सोल्यूशन करके आते हैं। चरण जी, मुझे एक चीज बताइए, टोल नाका को लेकर आपकी एक अलग इमेज बनी, वहां से आपका और निखार हुआ, आपकी राजनीति में एक निखार आया, क्योंकि आपने जनता के लिए वहां पर ना सिर्फ आप वहां रहे, मेरे हिसाब से बहुत कम राजनेता होते हैं जो पूरे आंदोलन में वहां रहते थे। आप सिर्फ मेरे हिसाब से नहाने के लिए घर आते थे, वो भी स्टार्ट के 1-2 दिन बाद में आपने वहां पे भी वो भी स्टार्ट कर दिया था, और आप जमीन पे सोते थे वहां पर। तो ये क्या था, किस तरीके से आपने इस पूरे आंदोलन को सफल बनाया? क्या आपकी मांग थी, क्या उसका फायदा हुआ? मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा कि जब मैं विधायक बना तो सड़क पूरी टूटी हुई थी। जनता मुझे बार बार कह रही थी सड़क टूटा हुआ है पर टोल ले रहे। उसको लेकर हमने अधिकारियों से, कलेक्टर से, सबसे बात करी, तो वो कहीं न कहीं पूर्व की सरकार के मंत्री का टोल था, तो वो उसको लेकर वो अंदर खाने मुझे कह देते सर हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको लेकर हमने कहा कि जब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 2-3 बार उसको ज्ञापन के द्वारा करा, फिर तो भी नहीं माने, तो उसके बाद में हमने नीचे किया कि हम उसी टोल पर ही बैठेंगे, और जब तक रोड बनेगा नहीं तब तक टोल नहीं देंगे। उसको लेकर 22 दिन तक धरने पर बैठे हैं, और 22 दिन तक जब धरने पर बैठे तो कई तरह के हमारे ऊपर मुकदमे भी हुए, कई तरह की परेशानियां भी आई, लेकिन एक सपना देखा था कि जनता को किसी भी हालत में इस ऐसे रोड के लिए टोल नहीं देना पड़े, उसके लिए किसी भी हद पे जाना पड़ेगा तो जाएंगे। हम हाई कोर्ट में भी गए, और साथ साथ में उधर धरना भी दिया, और उस विषय को लेकर आज जब हमारी सरकार आई, उन्होंने तो नहीं बनाया, हमारी सरकार आते रोड पूरा बन गया है। आज भी उस रोड पर 100 किलोमीटर पर टोल नहीं लगता है। 3 टोल लगे हुए थे, आज भी बंद है, हाई कोर्ट के द्वारा हमने उसको भी लगाया हुआ था। आज सड़क बन गया, और अभी हमने अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस रोड का बड़े लेवल पर पीपी मोड पर बनने का डीपीआर के पैसे सैंक्शन हो गए, और बहुत बढ़िया ये इसकी रोड अगले साल सैंक्शन हो जाएगी। तो ये रोड एक नेशनल स्तर का, जो जिस प्रकार से नेशनल के जो रोड होते स्टेट हाईवे है, तो वो भी नेशनल स्तर का रोड बनेगा। जी, एक राजनीति हो गई अभी कि इसका दोष उन पे डालो, उनका दोष इस पे डालो, कि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो हम अभी वो भरपाई कर रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा एक सवाल करना चाहूंगा। मनोहर प्रकरण आपको पता होगा, मनोहर राजपुरोहित जो नेत्रा वाला था, आप मेरे सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई थी उसको लेकर। अब तो बीजेपी की सरकार है, 1.5 साल हो गया, एक छोटी सी मांग है उनकी कि सीबीआई जांच कर दी जाए, वो क्यों नहीं हो रही है? फिर 2017 का मसला है, 16 का मसला है। हम जब इस विषय को लेकर जब बात चली थी, उसमें वहाँ के नेत्रा के कई प्रबुद्धजनों ने उसको लेकर गंभीरता से विषय भी करा था। चल, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं आता? हाँ, ये भी बिल्कुल, ये सुमेरपुर विधानसभा में आता है। लेकिन वो जब ऐसी घटना घटी 2018 में, मैं जब विधायक बना, तो जब उन्होंने वहाँ के प्रबुद्धजनों ने कहा कि इस विषय को लेकर सीबीआई की मांग आपको करनी चाहिए, तो हम लोगों ने सीबीआई की मांग करी। और उस समय हमने जब हमारे एमपी और उनसे बात करी, मलेपाली एमपी साहब, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई से बढ़िया, सीबीआई की मांग तो कर ली, वो तो दे देंगे सीबीआई को, लेकिन सीबीआई ही नहीं, यहाँ के अधिकारी अगर वो जांच कर रहे थे उसको भी करवा सकते थे, उसको भी लास्ट स्टेज पर। सीबीआई में ऐसे मसले होते हैं, लेकिन शुरुआत से होते हैं, लेकिन अब
उसको लेकर बार बार हमने वापस एक बार डेलीगेशन मिला था। ऐसा क्या मामला है, 2016 से गायब है वो बच्चा, 16 साल का बच्चा है। चले जी, कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जब पता नहीं चलता, किसी पर भी डाउट करना, मतलब ऐसे कई मसले, खाली यही नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे मनोहर प्रकरण जैसे हजारों की संख्या में कभी कभी गायब हो जाते बच्चे, और वो कहाँ है उसका पता आज भी नहीं चलता है। वो सिर्फ मनोहर नहीं है, ऐसे कई केसेस है जिनको आज भी उनके परिवार वालों के लिए सवाल बना हुआ है। उसको लेकर अब की बार भी डेलीगेशन मिला था, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको और ज़्यादा इसकी कोई प्रयास करके उसको कैसे खुलासा हो उसका कर रहे प्रयास। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत टाइम से मांग उठा रहे लोग, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वापस रीस्केड्यूल करेंगे। जिस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है कि अगर उनको सीबीआई की जांच की ज़रूरत है तो आप उनको सीबीआई जांच एक बार उनके हिसाब से करवा दीजिए, ताकि एक उनको भी तसल्ली हो जाए कि सरकार ने काम किया है। हमारे द्वारा चुने गए नेता, देखिए आप सिर्फ आहोर के विधायक नहीं हो, आप पूरे राजपुरोहित समाज को रिप्रेजेंट करते हो। आपके लिए पूरे राजपुरोहित समाज आपसे एक आस रखता है, एक उम्मीद रखता है। तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मामले में आगे आवाज नहीं, बिल्कुल शैलेश जी, इस विषय को गंभीरता से लेंगे। कभी कभी कई हत्याएं भी हो जाती है जो आज भी पता ही नहीं चलता। उसका भी प्रयास करते ही हैं कि उसको हम अब की बार सीएम साहब को वापस पुनः मिलकर मनोहर प्रकरण का क्या हुआ है, किस स्थिति में है, उसके लिए वापस प्रयास करके आपने कहा है, तो उसको लेकर हम जवाई पुनर्भरण को लेकर आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो, आपकी क्या होना चाहिए? बिकॉज बहुत पाली वाले अलग तरीके से इसको देखते हैं, आहोर का अलग देखता है, तो आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से होना? बिल्कुल शैलेश जी, आपका सबसे मैं कहूँगा कि इस पॉडकास्ट का अगर सबसे अहम सवाल है तो जवाई पुनर्भरण का है। मैं इस विषय को लेकर बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से रियासत काल में जवाई बांध बना 1952 के करीब पूरा हो गया। जवाई उस समय हमारी नदी, ये जो जवाई नदी है ये करीब 7-7, 8-8 महीने चलती थी, कभी कभी 12-12 महीने भी चलती रहती थी, सतत रूप से चलती थी। उसको लेकर पेयजल की सुविधा के लिए जोधपुर के लिए ये बना था, एक स्तर तक बना था। लेकिन धीरे धीरे जवाई बांध में तो जोधपुर में तो इसका नहरों का पानी, इंदिरा नहर का पानी आ गया, लेकिन उसके बाद में इसका योजना बननी शुरू हो गई, पूरे पाली जिले के लिए पेयजल की योजना बनी, सिरोही के लिए भी बनी। लेकिन वहां पर जवाई बांध में पानी तो वो बारिश का ही आता था। हाँ जी। तो उसका कभी अकाल पड़ता था तो पाली जिले में ट्रेन से भी पानी मंगवाना पड़ता। बिल्कुल हुआ ये भी। तो ये कई बार समस्या आई है। तो उसको लेकर हमारी और पहले भी मांग चली कि जवाई पुनर्भरण हो, जिससे कहीं न कहीं फायदा हो। जब जवाई पुनर्भरण की बात हुई तो उसमें वापस पाली, सिरोही और ये इसी की बात चलने लगी। तो उस समय हमारे आम लोगों की राय कि इसके लिए जालोर के लिए भी हक निर्धारित होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने उस समय आश्वस्त किया कि इसमें जालोर के लिए भी हक निर्धारित होगा, और अब उस पर ये जो डीपीआर बन रही है उसमें जालोर जिले को लिया गया है। और उसके लिए भी जब ये अब की बार डीपीआर बन रही है, नेक्स्ट टाइम में उसको टेंडर होगा, काम 7-8 में, जब 7-8 वर्षों में ये जवाई पुनर्भरण लागू हो जाएगा तो जालोर में पुनः नदी बहेगी, यहाँ पे सिंचाई क्षेत्र भी बढ़ेगा। अभी 24 गाँवों में पे सिंचाई का पानी आता है और में, लेकिन आगामी समय में सिंचाई का पानी आएगा, पेयजल का भी आएगा। इसको लेकर हमने मांग रखी हुई है, और वो मुझे विश्वास है कि जवाई बांध में जालोर का हक भी निर्धारित करा, और जिससे पूरा आहोर, जालोर, साइला, बागोड़ा तक पानी जब जाता है तो उस क्षेत्र के किसानों के कुएं रिचार्ज होंगे, और उस क्षेत्र में पेयजल से लेकर सिंचाई का पानी भी अवेलेबल होगा। जवाई पुनर्भरण हमारी प्राथमिकता है, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हमें उस समय चुनावों में आश्वस्त करा था कि अगर उस समय चुनाव जीतेंगे तो उसको जवाई नदी को जीवित करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल होता है कि जवाई नदी जीवित, तो उसके लिए जो प्रोसेस है कि पानी लिफ्टिंग करके लाना पड़ेगा। पानी वहाँ है नहीं, पानी दूर से लाना है, लिफ्ट करके 3-3 जगह पर हमें बांध बना के लाना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस बढ़ने में टाइम लगता है। अब की बार मुझे विश्वास है कि ये काम शुरू हो जाएगा। और छगन जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आहोर में बहुत से देवस्थान है, जहाँ पे कोलीवाड़ा हनुमान जी भी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी जिक्र किया हुआ, और बहुत से ऐसे देवस्थान है। उनको लेकर आपकी क्या रणनीति है? कैसे आप उनको विस्तार करवाना चाहेंगे, या आप उनके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट लाकर लगाना चाहते हैं, ताकि वो देवस्थान ना सिर्फ आहोर की एक पहचान बन जाए, बल्कि एक
भगवान के लिए भी वहां पर जो बुनियादी सुविधा है वैसे तो वहां पर है जितनी भी, बट एक अच्छे लेवल पे उनका विस्तार हो सके। अगर जालोर जिले की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत 2 बड़े मंदिर है जो कह सकते हैं कि पूरे भारत वर्ष में ये प्रसिद्ध। सुंदा माता भी सुंदा माता मंदिर और दूसरे श्री मंदिर जालोर। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर जैसे श्री मंदिर में परम पूज्य गंगानाथ जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहा। अब शांतिनाथ जी बाजी का रहा उससे पहले, तो उन शांतिनाथ जी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास भी करवाया। उसके बाद में हम देखें हमारे क्षेत्र में खूब सारे मंदिर है। मतलब शुरुआत करें जैसे अपने कानीवाड़ा हनुमान जी की बात करी तो उसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में चर्चा करी थी और एक भाषण में भी बात करी थी कि जहाँ पर जो जिस अनुसूचित जाति समाज के लोग पूजा करते हैं उस मंदिर में और लाखों लोगों की श्रद्धा है वहाँ पर। अगर कोई IAS RS जब यहाँ बन के IPS जालोर में रह के जाते हैं तो वो प्रतिवर्ष एक बार ट्रांसफर होने के बाद वो कहीं जहाँ ट्रांसफर होते तो वो वापस प्रतिवर्ष दर्शन कर कर्मचारी की बात, सरकारी कर्मचारी भी वो एक इतनी श्रद्धा है कि वो उनके सामने ऐसे संकट मोचन है कि एक बार वहाँ दर्शन करने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जो मनसा होती है उसके अनुसार भी होते हैं। तो कई लोग वहाँ पर, कई लोगों की श्रद्धा है। वह मंदिर भी भव्य बना है, वहाँ पर अब बैठने उठने की भी व्यवस्था है। उसी प्रकार से सुरेश्वर महादेव जी है वहाँ पर भी है। उसी प्रकार से धुमड़ा माता जी मंदिर है। उसी प्रकार से हेमसाई मठ कवड़ा है। उसी प्रकार से मादा भाखरी जी है। तो यहाँ पर सभी मठाधीश बैठे, जैसे सुरेश्वर जी में हमारे पर्वत गिरी जी, महावीर गिरी जी, उसके बाद में उधर धुमड़ा में राज भारती जी बासी है, उधर हरिपुरी जी है, उधर हमारे सुखदेव भारती जी है, संतोष भारती जी है, तो रूपपुरी जी है। इधर इधर देखते तो अलग अलग संतों का जो वहाँ पर है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है। और वहाँ पर अगर आपने जैसा कहा कि वहाँ पर अगर उनको लगेगा कि वहाँ पर पैनोरमा की आवश्यकता है तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने आपकी बार मंदिरों के डेवलपमेंट में खूब सारे पैनोरमा का और मंदिर विकसित करने के लिए फंड दिया है। उनको लगेगा तो मैं भी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मांग करके इसको करने का प्रयास करेंगे। छगन जी, आप जैसे कि बहुत से नेता अलग तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। भजनलाल जी का जन्मदिन बनाया गया था तो बहुतों ने रक्त शिविर रखा था, लेकिन आपने अलग तरीके से, आपकी एक अलग स्ट्रेटेजी थी, युवा थे उसके अंदर, सड़क सुरक्षा को लेकर आपने एक मैसेज दिया, वहां पे हेलमेट वितरित किए। तो ये सारी चीजें आप कैसे करते हो, युवाओं को किस तरीके से इकट्ठा करते हो और इसके लिए फंड कहाँ से लाते हो? क्योंकि आपने अपने हलफनामे में भी एक अच्छा खासा फंड डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे प्रोसेस को आप बनाते हो? जैसा कि आपने कहा कि किसी बड़े नेता के जन्मदिन पर कोई ब्लड डोनेशन करता है, कोई फल फ्रूट बांटता है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं लगभग जाता हूँ, कभी एक्सीडेंट होते तो मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ। हाँ जी। तो पता चलता है कि युवाओं की डेथ हुई है, एक्सीडेंट से डेथ हुई है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो मैं पूछता कि कैसे हुई, तो कि सर फूटा हुआ है हाथ में, और पूछते कि हेलमेट पहना हुआ था। तो सबसे बड़ा कारण 99% अगर आता है तो बिना हेलमेट के कारण ही ये डेथ हुई है। उस घर में जब हम गमी में जाते हैं तो उस घर की जो स्थिति देखते हैं कि जो घर मात्र उस युवा के भरोसे था, वो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है उसके कारण से, क्योंकि वो है ही नहीं। वो जाने वाला तो दुखी नहीं होता है, लेकिन जो उनका परिवार जो बचा है, उनके परिवार के जो माता पिता, पत्नी है, बेटे हैं, तो उसके कारण से बहुत बड़ी। तो मैंने एक मेरे मन में आया कि कहीं न कहीं हेलमेट पहनने की जागरूकता, मैंने अधिकारियों से भी बात करी है। मैंने कहा हेलमेट के लिए, सड़क सुरक्षा में हेलमेट के लिए किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दे। हमने शुरुआत में उस समय माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के जन्मदिन पर प्रयास किया कि हेलमेट बांटे, उसमें शुरुआत करिए। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं और भामाशाह को तैयार करके हेलमेट बांटूं और पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में पूरे राजस्थान को मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि आप सभी की जान बहुत कीमती है, परिवार वालों के लिए आप बहुत कीमती है, इसलिए हेलमेट जरूर पहने। अगर हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, न कि पुलिस वालों को बताने के लिए, मेरी ये मुहिम है कि मैं प्रत्येक सभा में, अब जैसे मैं शिलान्यास में जाता हूँ, उद्घाटन में जाता हूँ या शादी ब्याह में जाता हूँ और मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो मैं लास्ट में मैं एक मांग रखता हूँ कि आप मुझे 20 काम बताएं, लेकिन मेरा एक काम ये करिए कि आप हेलमेट जरूर पहने। इसके लिए प्रयास करें। एक अच्छा संदेश है। आज के युवा जो कोशिश करते हैं, बाल बड़े कर देते हैं, बिना हेलमेट के वो बाइक चलाते हैं, रफ्तार से चलते हैं, किसी तरह के सड़क नियमों का वो पालन नहीं करते। तो ये एक अच्छा संदेश है। उसी के साथ साथ जैसे आपने कहा कि आप युवाओं के काफी करीब, मैं भी मानता हूँ इन चीज का। आप क्रिकेट के बहुत से क्रिकेट के जो प्रतियोगिता होती है उनके उद्घाटन में भी जाते हो। जब कैबिनेट मंत्रियों के नाम निकले थे और आपका नाम नहीं था,
तो युवाओं ने इसकी मांग रखी थी, सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि छगन जी का नाम क्यों नहीं है, छगन जी का नाम नहीं है। तो आपने उनको कैसे शांत रखा कि ये आलाकमान का फैसला है या जो भी है, उस पे आपने क्या क्या उनको क्या संदेश दिया? जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कुछ खूब सारे युवा इस प्रकार का विषय रख रहे हैं, तो मैंने उनको, कुछ मेरे प्रमुख मित्र थे, उनको मैंने कहा कि अब इस विषय को अपने को यहीं रखना चाहिए। ठीक है, एक आपकी भावना होती है उस तक ठीक है, बाकी जो अल्लाह कमान ने फैसला कराए बहुत सोच समझ कर कराए, जो भी उन्होंने करा, हमें अपने और के विकास के लिए जो भी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री और सभी मंत्री मिलकर करेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो हम हमेशा, देखो युवाओं की भावना तो होती है कि हम अपने क्षेत्र का जो विधायक होता है उनके कोई न कोई मंत्रालय मिले, कोई मिले, तो ये उनकी भावना है, लेकिन वो ज़्यादा उनको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ऐसा विषय चलता। मैं कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई विषय उठने भी नहीं देता हूँ। जब कोई विषय होता है तो मैं खुद बात कर लेता हूँ कि अपने को जिस विषय को लेकर करना है, आप विकास की बात करें, विकास को क्या क्या चाहिए उसको लेकर हमें और का विकास कैसे, उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी हम और की बात तो कर दिया, विपक्ष पर आते हैं, विपक्ष की बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को लेकर अभी हनुमान बेनीवाल जी एक बहुत बड़ा आंदोलन बोल दीजिए या धरना प्रदर्शन बोल दीजिए वो कर रहे हैं कि एसआई भर्ती जो रद्द करनी चाहिए। उन्होंने अभी बहुत बड़ा जयपुर में आंदोलन भी किया है जिसपे, तो उस पर आपका क्या कहना है? दो रहा है, एक तो जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी इस एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से बैठे हैं और इसका एक पुराना प्रकरण है, उसको लेकर आपने देखा होगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी इस विषय को गंभीर है, कईयों को इस विषय को बर्खास्त करा है एसआई जिन्होंने ऐसे इस तरह के कार्य करे थे। मैं भजन लाल जी सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब विपक्ष जैसे ऐसे कार्यक्रम भी रखते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाती है, उनके सुरक्षा के साथ में कार्यक्रम करवाएं। दूसरे कोई सरकार होती तो उस ऐसे आंदोलन को लाठीचार्ज वगैरह करने का प्रयास करते, तो उनका सफल आयोजन में उनके कोई दिक्कत नहीं है। उसका पूरा सुरक्षा की दृष्टि से किसी एक भी की जनता भजन लाल जी की है, जनता राजस्थान सरकार की है, इसलिए जनता का किसी प्रकार का नुकसान हो। दूसरी विषय जो उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती, ऐसे कई परिवार के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, कई माताओं को बहनों को रोते हुए भी देखा कि मेरा बेटा जो सही तरीके से एसआई भर्ती में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको क्या होगा जब ये 3-4 साल निकल जाते हैं, तो अब कोई वो वापस पढ़ नहीं पाएगा, वापस उसकी नौकरी नहीं लग सकती। तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जरूर, और उसको कर भी रहे, और जो बेचारे जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई करके, तो उनके साथ में कुठाराघात होता है, और जो जहाँ चाहे इसको खुलासा कह देंगे। वैसे हाई कोर्ट का मैं भी मैटर चल रहा है, लेकिन मेरी तरफ से मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ कि इस तरह के मैटर में जिस प्रकार से सरकार कर रही है जांच करके, जो जांच के दायरे में जहाँ कहीं न कहीं उसने नकल करी है या उस प्रकार का पेपर करा है, तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। वो कर ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी से जिसने काम करा है, जिनको परीक्षा दी है, उसके साथ तो चोर नहीं हो सकते, बिल्कुल उसमें ऐसा तो नहीं। कई लोग हैं जिनका कोई लेना देना, वो पढ़ाई के अलावा कोई सोचते भी नहीं, उनके कोई टच में नहीं है, तो उसके वो जब एग्जाम देने जाते हैं तभी वो सीटी भी देखते। कोई ऐसे लोग हैं जो गांव से सीधे निकल कर एग्जाम देने तक उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। उस समय सोशल मीडिया का भी कोई उसके यूज नहीं करते उस समय। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने ईमानदार से भी परीक्षा दी, तो इनके साथ भी बदमाशी नहीं हो, और जो बदमाश लोग हैं उनको भी बख्शा नहीं जाए। ये हनुमान बेनीवाल जी एक बड़बोले नेता है। अभी इन्होंने कहा था कि राजस्थान में तो लड़ाइयाँ हुई नहीं है, समझौते हुए। कोई आते थे वहां से, तो ये यहाँ से बहन बेटियों को ले जाते थे और कहते थे भाई साहब रुक जाओ, हम आ रहे, और बहन बेटियों के कर दिए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके की बयानबाजी आपको लगता है राजनीति में शोभा देती है? हनुमान बेनीवाल जी का व्यू है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की भूमि को सुरमाओं की भूमिका है, वीर भूमिका है। यहाँ पर मैं जब साउथ में पढ़ने गया था बीएड करने के, तब जब उनको ये जब राजस्थान वालों को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि वहां पर तो आज भी सेना में देखो ना आप, कौन है राजस्थान वासी है। और इस प्रकार से कई तरह के कई रेजिमेंट भी बने हुए उनको भी है, और ऐसा कोई विषय नहीं है। समझौता उस परिस्थिति को देखकर भी करना पड़ता है। उस समय क्या हालात थे, उस व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा अपने को, उस समय क्या स्थिति है वो भी देखना पड़ेगा। आज और हम आज की बात और उस समय आज 200 साल पुराना वापस बात करें, या 100 साल पुरानी बात करें, या 300 साल पुरानी बात करें, उस परिस्थिति और इस परिस्थिति को हम देख के बात करनी पड़ेगी। उस समय क्या व्यवस्था थी, आज की क्या व्यवस्था है, उसके अनुसार बात। आज आपको खुली छूट मिल रही है, आज आप
किस प्रकार से कर रहे हैं, वो अलग अलग व्यवस्था होती है। तो मैं इस पर ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन राजस्थान के किसी भी योद्धा, उस समय महाराणा प्रताप का नाम लो तो आप खुद में जोश आ जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने इस धरती की लाज बचाई है। विपक्ष हमेशा से कहता है कि बीजेपी है ना बदले की भावना लेती है, जैसे कि मैं एक विषय बीच में रखना चाहूँगा। जालोर में वीर सोनग्रा है, उसको उनकी पुत्री के शादी के लिए कहा जो वहाँ है, तो हमारे वीर सोनग्रा ने उसको खुला गर्दन काट दी, लेकिन उनके साथ में शादी नहीं करी। ऐसे भी वीर थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का तो इतिहास ही ऐसा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अभी, जैसे कि विपक्ष कहता है कि बीजेपी बदले की भावना रखती है, फोन टैपिंग के आरोप लगाए, और एक बार तो आरोप आपके किरोड़ी लाल जी मीणा ने भी लगा दिए, और अब हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी ऐसा काम कर रही है? मैं आपको पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने उनके ही नेताओं के कई तरह के फोन टैपिंग करे थे, उनको एकदम बांध के रखा था। उसके बाद में कई तरह के फोन टैपिंग करी। अभी उनके ओएसडी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ने भी इस विषय को बार करा। लेकिन ये जो सरकार है संवेदनशील सरकार है, और ऐसे विधानसभा में भी जब विपक्ष ने ये मुद्दा रखा था तो खुले रूप से मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इस प्रकार का कोई भी फोन टैपिंग करानी, और ये टैपिंग तब करवाते हैं कि कोई विशेष संगीन अपराध है तो उसको लिख कर दिया जाता है, और सबको पता है कि उसमें कब करते हैं। वो किसी व्यक्ति का भी करना है तो उसको भी कई तरीके से उसके नियम बने हुए, उसके हिसाब से करते हैं। बाकी स्वतंत्र, आज के भारत स्वतंत्र और स्वतंत्रता सीखने का अधिकार है, लेकिन कोई विपरीत गतिविधियों में कोई भाग लेता है तो उसका फोन टैपिंग करने के भी प्रावधान से करते, वो भी ऑर्डर लेके करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? आप कश्मीर गए थे, आप अभी कश्मीर जाके आए, कितना बदला है 370 के बाद कश्मीर में? क्या चेंजेस हुए, और क्या ऐसा कारण है कि आज भी जो कश्मीरी लोग हैं वो जो हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ उनके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं न्यूज आती है कि इंटरनल सपोर्ट तो होता ही है, तभी उनके पास सारी न्यूज जाती है, कहाँ पे सिक्योरिटी है कहाँ पे नहीं है उनको कैसे पता लगता है। तो क्या कारण है, जब इतना विकास हो गया 370 के बाद, वहाँ पे रोजगार आ गए हैं, लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर ऐसा काम क्यों हो रहा है? और आपकी क्या राय है कश्मीर को लेकर और कश्मीर के लोगों को लेकर? मैं जम्मू कश्मीर के अभी विधानसभा के चुनाव में मैं वहाँ था। मैं वहाँ अलग अलग जो कहते हैं कि जहाँ ढानिया, हमारी भाषा में ढानिया कहते, लेकिन वो पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनसे भी गांव है, छोटे छोटे गांव, उनको भी मैं मिल गया है। और धारा 370 को लेकर बाजार में भी मैं खूब घुमा। कई तरह के लोगों में जिस प्रकार से विकास हुआ है वहाँ पर, जब सड़कें बनती है तो विकास होता है। वहाँ आप जाके एक बार देखिए जिस प्रकार से काम हुआ, शांति थी, लोगों में बहुत ज़्यादा शांति थी। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर 90% लोग तो आज भी शांति प्रिय है। लेकिन जैसे कश्मीर की बात करें तो कुछ लोग जो अपने आप को कट्टरपंथी बताते हैं, वो लोग जैसे आपने कहा मदद करते हैं, तो मदद वैसे लोग करते हैं। उनमें भी कई भाई होते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लगता, लेकिन वो कट्टरपंथी जब सरकार बदल गई, मतलब कि पहले राष्ट्रपति शासन था, तब तक सारी व्यवस्था उधर केंद्र सरकार के हाथ में थी। लेकिन जब सरकार बदल जाती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया जो कट्टरपंथी थे उसमें। तो उन्होंने इस तरह की जो हरकतें करवाई, और उसमें साथ तो दिए होगा। जैसे आतंकवादी के हमलों में आतंकवादी कहीं तो रुके, तो उनको पता ही होगा कि भाई आतंकवादी रुके। अगर वो समय रहते बता दे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 27 युवाओं को जो घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, इतनी बड़ी घटना। लेकिन मैं पुनः इस मंच से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं को छूट दी, और एक तरह का ऐतिहासिक, जिस प्रकार से 9 ठिकानों को उन्होंने खत्म करके 170 आतंकवादियों का खत्म करा। और मुख्य आरोपी ने ये यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे भी साथ साथ में मार दे, मेरे पूरे परिवार को तो मार दिया। तो इस प्रकार की करा। और जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई, उसमें आपने देखा होगी उनके ड्रोन के हमलों को किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उनका पूरा नष्ट करा। उनके कई तरह के उनके जहाँ उनको लग रहा था एयरबेस, वहाँ भी उनका नष्ट करा अपने इंडियन आर्मी ने। तो ये पूरी तरह से सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर। और जब सीज फायर की कोई बात करता है तो ये कहीं न कहीं आम जनता की भावनाओं को देखकर
इसमें कई तरह के अगर हमने इतना, जैसे कि अभी विपक्ष, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर इंडिया के जो भी जो अपने फाइटर प्लेन गिरे हैं, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने 5 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया वाले हम डिक्लेयर क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं बता देते उनको कि भाई नहीं हुए, नहीं गिरे। तो आपका क्या कहना है इस पे? कांग्रेस तो पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहा कुछ विषय ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीज फायर के रोकने वाला विषय वगैरह, तो आपको ये भी देखना होगा कि कई देशों का इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है। कई देश इनडायरेक्ट रूप से ये चाहते थे कि पाकिस्तान मरे तो हमारे क्या है, उनके पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की, और भारत जब विकसित देश बन रहा है तो उसका कैसे, जब अगले वाला का नुकसान तो होगा ही, उनको पता है कि उनके पास सब है, लेकिन हम कुछ इनके मदद करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो पुनः भारत की जो स्थिति सुधरी है, भारत आज विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, उसको कैसे रोके, ये कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ होता है, उसी को रोकने में। बात तो सही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आज इंडिया में एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ये दोनों इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो और चाइना नहीं चाहता है, क्योंकि ये दोनों कंपनी पहले चाइना में थी और वहां से ये इंडिया आ रही है, तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति कड़िया तो जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय। कई देशों की अपनी अपनी स्थिति होती है, वो किस तरह से किसका इस्तेमाल करे, ये इस प्रकार से करते रहे। छगन जी, ये इस तरीके के ऑपरेशन चुनावों से पहले ही क्यों होती है? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। आप देखिए, अभी बिहार का चुनाव है, अब आप वापस पुनः इस गलत दिशा में जा रहे। पहलगाम की घटना किसने करी, और बिहार का ये कोई देश के चुनाव तो है नहीं, ज्यादा प्रभाव बिहार के वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या गुजरात की कुछ सीमा, तो ये इस क्षेत्र में, और बिहार के चुनाव इससे ज्यादा कोई लेना देना है। बिहार ऐसा नहीं होता कि इस तरीके की चीज होती है, मोदी जी ने ये किया। अब मोदी जी देखिए, अभी विपक्ष तो ये कह रहा है कि काम तो सेना ने किया है, लेकिन मोदी जी सारा क्रेडिट ले रहे हैं, जगह जगह रैली नहीं जी बोल रहे हैं। तो मोदी जी बोलेंगे, प्रधानमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री जी पहले छूट देते थे क्या? जब इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में जब युद्ध जीता, तब किसने श्रेय लिया था? तब तो इंदिरा जी ने लिया, तब इंदिरा जी ने लिया। तो अब प्रधानमंत्री नहीं लेंगे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री, लेकिन फिर तो ये तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंडर सेना, अपने वैसे सेना अलग से काम करती है, उनको छूट तो देनी पड़ती है, उनको पूरे हथियार। आपने देखो बजट जिस प्रकार से आवंटित करा है, एक तरफा बजट भारतीय सेना के लिए, रक्षा के लिए करा है, तो ये छूट देना और ये बात करना कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको किसी भी प्रकार का सोचने की आवश्यकता, जब आपको लगे उस प्रकार से हमला करने की आवश्यकता पड़े तो आपको लगता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है? लगता क्या, तो दिख रहा है ना। तो फिर ऐसे समय में जब हमको सबको लगता है पाकिस्तान दुश्मन देश है, तो मोदी जी अचानक लाहौर पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाते हैं वहां पे, उसके बारे में आपका क्या कहना? वो क्या डिप्लोमेट, वो फिर अलग एक दोहरी राय नहीं हो सकती? पाकिस्तानी दुश्मन देश है। पाकिस्तान की जनता कहीं कहीं भारत से जुड़ी हुई जनता है, वो वहां से कहीं कहीं जुड़ा हुआ है लोगों का। वहां के लोगों में कोई है ना, एक भाई होता है और दूसरे अलग परिवार हो जाता है, तो इसका मतलब ये। लेकिन कुछ लोग जो वहां की सत्ताधारी जो भी लोग होते हैं, या वहां पर हमेशा वो देश सैनिकों के भरोसे रहा है, तो वो लोग ऐसी भावना उन लोगों में भर भर के देश के प्रति दुश्मनी लगी। जनता में बहुत अच्छी भाव है और वही भाव आज भी है। वो तो कहते रहना, स्टेटमेंट आप देखते रहोगे कि मोदी जी अगर यहाँ होते तो हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देश की स्थिति सुधरती। इस प्रकार कई स्टेटमेंट पाकिस्तान वालों के आते रहते। तो ये कहीं न कहीं वहाँ के लोगों को भी, अब की बार आपने बीकानेर में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को अब उनको सोचना चाहिए कि अगर आप समय रहते नहीं छेते तो ये हमें किस गर्त में पहुंचाएंगे। यहाँ के लोग जो आपके जो कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करें। तो ये भी उनको मैसेज दिया कि आपको काम धंधे पर ध्यान रहना है, न कि आतंकवादी बनना है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, आपको लगता है जो क्रिकेट होता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्रिकेट जैसी चीजें बंद हो जानी चाहिए? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ आपकी क्या राय है कि क्रिकेट बंद होना चाहिए पाकिस्तान? मैं पुनः कह रहा हूँ कि क्रिकेट आम जनता की भावना है, ये खेल है और खेल से संबंध बनते हैं। तो संबंध बनाने का देश, पूरे सभी देशों में भाईचारा कैसे कायम हो, सभी धर्म कैसे शांति से, सभी धर्म वाले कैसे जिए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में कैसे शांति से जिए, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में कैसे जिए,
वो अपना डेवलपमेंट करे, वो अपना डेवलपमेंट करे। ये आतंकवादी हमले करवाना इस प्रकार से कई तरह के करते हैं, तब जाके हमें उनके प्रति थोड़ा सा मन में लगता है। बाकी अगर वो डेवलप होते तो हमें कहाँ है, हम तो मदद करने वाले हैं। हम पड़ोसी देशों, कोरोना के टाइम में कई देशों के वैक्सीन पहुंचाइए देश के, अजरबैजान को भी दिया था, तो ये को भी सब जगह, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग तो मदद करने वाले हैं। यही पाकिस्तान अगर ऐसी स्थिति हो सही तरीके से, तो हम तो उनकी मदद करके उनको भी साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। हम वो लोग हैं सर्वे भवंतु सुखिना वाली भावना वाले लोग हैं। चरण जी, मुझे अभी एक चीज बताइए, पीओके को लेकर क्या लगता है? पीओके भारत ले लेगा? मोदी जी भी कह चुके हैं, और जहां तक मोदी जी ने डायरेक्टली तो नहीं कहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि अभी बात होगी तो सिर्फ दो चीज पे होगी, एक तो आतंकवाद और दूसरा पीओके। पीओके पे आपको क्या लगता है? देखो सर, आपने जैसा कि बात करेगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो मोदी जी ने कहा है कि दो विषय पर होगी। पहली बात होगी तो आतंकवादी खात्मों को लेकर, दूसरी बात पीओके को लेकर। तो पीओके एक ऐसा विषय है, आपने धारा 370 को भी देखा होगा। धारा 370 के बारे में जब बात करते थे तब क्या होते थे कि अगर यहाँ धारा 370 बन गई तो खून की नदियां बहेगी, वो करेंगे। एक पत्र भी चला गया, खैर बोल उन्होंने तो बहुत उसी सभ्य भाषा बोली थी। हाँ उस समय। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पीओके भी भारत का अंग होगा। जिस प्रकार से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो जो कई कानून थे वो हटे, उसी प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोलकर उस पर क्रियान्वित कैसे हो, ये आने वाले समय में आपको वो हमारा जो आप देख रहे हैं कि शक्तिशाली जिसके पास सत्ता है, वो बहुत शक्तिशाली और बहुत अपने देश के लिए अपने आप को मिटाने को लेते हैं। कि उन्होंने क्या कहा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जो व्यक्ति ऐसे बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं ऐसे उदाहरण स्थापित करके जाते हैं कि जो जीवन भर हम उनको इतिहास में पढ़ते, इतिहासकार जब इतिहास बढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने में मिलेंगे कि पीओके जैसी बातें भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जब करी और काम करा। छगन जी, राजनीति का स्तर अभी गिर रहा है। भाषा को देखा जाए तो असभ्य भाषा और ऐसी ओछी भाषा का यूज हो रहा है जिसमें कि एक राजनेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। चाहे अभी हाल ही के दिनों में हनुमान बेनीवाल जी हो, या डोटासरा जी हो, या फिर अभी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हमारे क्या नाम है उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत से टाइम पे ऐसी लैंग्वेज, और उनके तो बहुत मीम्स वायरल हुए थे। लेकिन फिर आप कैसे देखते हैं, ये भाषा शोभा देती है एक राजनेता को जिसको जनता ने चुन के विधानसभा या लोकसभा में भेजा? मैं तो इस मंच से आज आपको भी कहना चाहूंगा, जनता को भी ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं ओछी भाषा वाले, ऐसे मीम्स हो, रील्स हो, ऐसे चीजों को देखना ही नहीं चाहिए। जब ज्यादा देखते हैं ना तो ऐसे लोग ज्यादा बोलने का प्रयास करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, ओछी भाषा बोलकर वो अपने आप में वो चर्चा का पब्लिसिटी के, जिसको कैसे जिसे कहते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें होती है। तो उसमें हम लोगों को, जो मैं कहूँगा जनता को कहना चाहूँगा, ऐसे रील्स को हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। और अच्छे जो व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है उसको आप प्रमोट करें, जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है उसको प्रयास करें, उसको प्रमोट करने का प्रयास करें। और ऐसे रील्स भी बनती है तो मजा भी आता है कि काम हो रहा है। विपक्ष कहता है कि अभी मोदी जी का ये लास्ट टर्न ओवर है, उसके बाद मोदी जी नहीं रहेंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या आपका क्या कहना है? इस हंसी के पीछे का कारण बताइए, क्यों नहीं बन सकते वो प्रधानमंत्री? मेहनत कर रहे हैं वो भी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल गए हैं, लोगों से मिले, क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? वो तो ठीक है, शरीर के लिए उनके ठीक रहेगा, ये तो पैदल चले तो ठीक है। लेकिन देश एक अलग मूड में है। देश जिस प्रकार से एक शक्तिशाली हाथों में है, अब वो कोई अवसर दूसरों को देकर इस कहीं पर भी देश को कमजोर करना नहीं चाहते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश को मजबूत कर रहे सभी स्थिति में, भले वो सेना की शक्ति को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर। आप विदेश नीतियों में देखोगे तो हमारा अर्थतंत्र देखोगे तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, भले वो एयरपोर्ट देखोगे, रेलवे स्टेशन या एम्स जैसे हॉस्पिटल देखोगे, या फिर स्कूल जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो खुली है उसको देखोगे, तो अपने यहाँ जिन गाँवों में 70 वर्षों में घर घर पानी नहीं था, उनके घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम कर रहे। जिन गांवों में लाइट नहीं थी,
उनको दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत घर घर लाइट देने का काम कर। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है ये सारा काम राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से करेंगे अगर प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले 50 साल उन्होंने राज करा है, आपने काम क्यों नहीं करा? अब आप राहुल गांधी नहीं थे ना, राहुल गांधी ने खुद कहा है, राहुल गांधी पुराना राहुल गांधी बन चुका है, अब नया वाला है। मैं सुनिए राहुल गांधी जब हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का थे, तो वो तो अपने आप को उनको बड़ा बुद्धिमान और बड़ा क्रियाशील मानते थे। तो उनको अगर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब इनके लेटेस्ट प्रधानमंत्री बने, तो उनको अगर काम करने का जब एक तरफा अवसर था, चारों तरफ सरकार उनकी थी, भले केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, उनकी कई अड़चने नहीं आ रही थी। बट ये आपने देखा हुआ दिन, ये राहुल गांधी नया राहुल है, पुराना वाला खत्म हो गया है, राहुल गांधी ने बोले। ये तो आपने देखा, सोनिया गांधी जी ने भी मैं मेरे बेटे को सौंप रही हूँ कितनी बार कहा है, जहां जहां मंचों में जाकर कई बार कहा है। तो बेटे को सौंपने का मतलब ये किसी काम का नहीं है, और ये ऐसे ही सौंपती रहेगी माता जी उनकी, और ये लोग उनके मजे लेने के लिए ठीक है, लोगों के लिए जब आप कह रहे हैं रील्स बनाने के लिए ठीक है, वो आप देखते रहते हैं। कभी आलू से सोना बनाना, कभी ये भी देखा लाल मिर्च और हरी नहीं मिर्च। लगता राहुल गांधी जी नए राहुल गांधी जी हुए? ये मैं तो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन आम जनता ये चाह रही है कि ये देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश को बेचने वालों के हाथ में नहीं रहे, देश की खुफिया बातें दूसरे देश में नहीं जाए, ऐसी किसी के हाथ में देश नहीं जाएगा। देश जिस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है उसके हाथ में उसी विचारधारा को देंगे जो राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के लिए काम कर रही है, और उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। आपने राहुल गांधी जी को अच्छे से डिफाइन नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके दिमाग में राहुल गांधी जी की क्या इमेज, क्या अभी? चलिए मैं एक बार के लिए सोचता हूँ कि 2029 में नहीं तो आगे कब हम उनको प्रधानमंत्री देख सकते हैं, या हम कब देख सकते हैं उनको प्रधानमंत्री? आपको लगता है कभी तो मौका आएगा? नया राहुल गांधी है, कुछ तो थोड़ा तो उनको बख्शिए। अब उनको पता है, आपको पता है कि अब तो राहुल गांधी जी अब की बार तो हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे। वो तो कब आप देखते हैं ना, जब हम लोगों में जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं, काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं, तो शांत रहने के लिए कई पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, या फिर कई देव स्थान पूजा पाठ के लिए काम करते हैं। ये सीधा कहाँ जाते हैं? इनका भाव जहाँ होता है वहां जाते हैं। वो बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक जाओ या विदेश जाओ, वहां उनको शांति मिलती है। इसका मतलब इस देश से तो प्रेम है नहीं, और जिस देश से उनको प्रेम नहीं है वहां के देशवासी उनको प्रधानमंत्री क्यों बढ़ाएंगे? रहते तो यहाँ है, वो तो खाली थोड़े दिन के लिए थोड़े दिन की मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अब थोड़ा सा अगर अनकंफर्ट महसूस होता है तो मैं अपने घर पे जाके बैठता हूँ कि यार परेशान हो गए, घर में जाके बात करता हूँ, घर में जाके परिवार वालों से बात करता हूँ क्या करना चाहिए। और जब अनकंफर्ट या परेशानी होती है, आदमी बाहर काम करता है, उस समय वो विदेश क्यों जाता है? उस समय उसको घर में बैठकर किसी अच्छे स्थान पर, भारत में तो जैसा स्थान चाहिए वैसा मिल जाता है। वो तो घूम लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ, तो वो घूमना और वो तो खाली शोबाजी करी है, उसमें कोई होना नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में चुनाव जिस स्टेट से वो निकले वो स्टेट हाथ से चले गई। कौन सा स्टेट आया उनके? जो थे वो भी चले गए। तो आप पनौती मांगते हो राहुल गांधी जी का? वो तो कहना चाहते हो? वो तो खुद कांग्रेस वाले मेरे कई मित्र हैं। अच्छा, वो के ये तो नहीं बोले उतना ठीक है, कब ये राजनीति से बीजेपी के स्टार प्रचारक मानते हैं उनको फायदा होता ये है? कह सकते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए फायदेमंद है। और हम तो कहते रहते हैं, और ये कांग्रेसी मित्र भी कहते हैं कि आपके तो हमारे प्रचारक स्टार प्रचारक आप अकेले राहुल गांधी काफी है कि आपके लिए, तो कि आपकी सरकार बनाने के लिए, तो वो कहते रहते। तो आपको राहुल गांधी जी का कोई फ्यूचर दिखता नहीं? मुझे देखो, ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये आम जनता की राय है। हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। ये इस प्रकार का उनका खुद को पता है कि आई एम नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। तो ये उनकी एक चरित्र है इनका खुद का कि देखो, जैसे कि सब कहते हैं नहीं तो बराबर से वो भाई बन सकता है, नहीं बेटा बन सकता है, नहीं पति तो है। भाई कैसे नहीं बन सकते? भाई तो है, वो है, लेकिन मैंने क्या कहा है, बराबर से भाई नहीं बन सकता। आपने देखा होगा ना किस प्रकार से सार्वजनिक मंचों पर वो किस प्रकार से उसके साथ में रवैया करता है। हाँ, सिस्टर के साथ। ये अपनी भारतीय संस्कृति इस प्रकार की अलाउ नहीं करती है। तो मॉडर्न है, बाहर पढ़े लिखे तो वहां पर जाकर राजनीति करे तो ठीक रहेगा, वहां करे तो उनकी हो सकती है। बाकी यहाँ पर लोग कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पर देश को सुरक्षित करने वाला नेता चाहिए, वो
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो देश को सुरक्षा दे रहे, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीब का कल्याण होना चाहिए, गरीब को स्वास्थ्य के लिए इलाज मिलना चाहिए, गरीब को खाने के लिए गेहूं मिलना चाहिए, गरीब को बिजली की व्यवस्था मिलनी चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, सड़क अच्छे मिलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ की आवश्यकता है वो देश के लिए कर रहे हैं। और जहाँ सैनिकों को शक्ति देने की बात हो, होली दिवाली पर आप देख रहे हो मोदी जी कहाँ जाकर मनाते हैं, घर पे नहीं जाते, वो सैनिकों के बीच में जाके मनाते हैं। तो ये आपका हो सकता है किसी का अंदाज हो उनको पार्टी का तो परिवार है ना, जैसा कि हमने कहा मोदी का परिवार की एक भाव है, सब में पूरा 140 करोड़ देशवासी मोदी जी का परिवार है। ये भाव जब तक आदमी में नहीं होता तब तक देश चलाने के लायक नहीं होता है। और ये आपको नहीं लगता वो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? असंभव है। लोग, मैं कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि ये आप लोग नहीं, मैं आपसे ऐसे, छगन जी 2 बार के एमएलए, क्या सोचते हैं राहुल गांधी जी को लेकर? मैं पुनः कह रहा हूँ, मेरा विरोध जीवन में नहीं बन सकते, लेकिन जनता भी यही चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को बना दिया तो देश का कबाड़ा कर देंगे, देश को खराब। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे हैं, आज के भारत जोड़ो यात्रा भी देख लो तो गए, तो सब स्टेट खत्म ही करे उन्होंने। जो जिसको मान रहे थे छत्तीसगढ़ को, जो एक तरफा मांग रहे थे, उसका भी खात्मा हो गया, वो भी उनके राहुल गांधी पनौती ही है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं जब वो मंच पर आकर, और कांग्रेस के कई नेताओं ने, हम जब बैठते हैं तो बात करते हैं कि यार आपके लिए तो हमारा एक नेता ही फायदेमंद रहता है कि राहुल गांधी बोल के जाते हैं और हमारा सब खेल खत्म। तो ये इनका है। फिर से मैं राजस्थान पे आना चाहूंगा। बीच में वसुंधरा राजे जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, जिला अध्यक्षों की सुनी नहीं जा रही है, जनता के द्वारा चुने गए एमपीज की सुनी नहीं जा रही है। तो क्या राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कैसे काम चलेगा? चुने हुए नेताओं की नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी? बिल्कुल, अगर ऐसा विषय, अब मैंने भी देखा था, लेकिन उसको मीडिया ने दूसरे टाइप से भी करा था, लेकिन वास्तव में जहाँ से आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस? आप मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैडम वसुंधरा जी ने जब इस तरह का विषय रखा था, तो वो एक क्षेत्र विशेष की विधायिका भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो उनको जब ऐसे अगर अधिकारी बातें नहीं सुनते तो इनके बारे में बात करना लाजमी भी है, उसका कहीं भी गलत भी नहीं है। तो उसको विपक्ष ने कहा था कि ये कर रहे, तो वो तो पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष को नहीं दोषी ठहरा सकते, नहीं तो विपक्ष वाले उसको दूसरे एंगल से ले रहे। एक चीज सोचिए, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो अभी विधायक हैं, जिनके पुत्र अभी सांसद है, अगर उनकी अगर कोई डेमोक्रेसी में नहीं चल रही है तो हम फिर क्या? ये आप ही साहब घुमा रहे बात। वो मैडम ने बात करी थी कि ये कई, जैसे कोई जिला अध्यक्ष फोन करे, कोई अन्य करते हैं, कोई पार्टी का पदाधिकारी फोन करता है, तो वो बात नहीं सुनते थे, इसलिए मैडम के सामने ऐसा विषय नहीं था। और दूसरों की बात वो ऐसा उन्होंने करा था कि भाई ये अगर नहीं सुनते तो कहीं न इनका इलाज करना चाहिए। कैसा है आपके मतलब छगन जी के सपनों का और कैसा है? क्या क्या छगन जी देख रहे हैं कि मेरे सपनों के आहोर में ये चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल, पूरे और विधानसभा में मैं मूलभूत आवश्यकता के, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के साथ में कुछ ऐसी बात हो, जैसे ITI सेंटर हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। मेरे यहाँ जैसे अभी एक कॉलेज था, 2 कॉलेज हो गए, मैं कॉलेज की व्यवस्था 4-5 कॉलेज बने। उसके साथ में और मुख्यालय की बात करें तो तालाब एक बना है, उसका सौंदर्यीकरण हो, बस स्टैंड बढ़िया बने। उसके साथ में पूरे और में हेरिटेज स्टाइल का थोड़ी आने जाने का रोड बने हेरिटेज स्टाइल में। और साथ साथ में जहाँ कहीं भी लगता है कि यहाँ पर अपने वो कुछ एक सौंदर्यीकरण के लिए ये आवश्यकता है, वो बने। और कुछ लगे कि सड़कों पर चले तो कोई लगे कि कोई ऐसे जगह साइनिंग बोर्ड जो लगने चाहिए उस तरह से साइनिंग बोर्ड भी लगे, एक्सीडेंट भी नहीं हो। और साथ में पानी की जहाँ आवश्यकता है, कई तालाब, अब जैसे कि वावड़ियों का सौंदर्यीकरण की बात कर रहे, उसी के साथ में तालाब भी कैसे भरे उसके लिए भी करे। तो गाँव में हम जाए तो गाँव भी पूरी तरह से सुंदर गाँव बने, स्वच्छ गांव बने, इसके लिए प्रयास करें कि पूरे क्षेत्र में और में आने वाले इन सालों में एक और की जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से जो मन में भाव है, उस भाव को, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पूरे खेल को लेकर आपके क्या विचार है? खिलाड़ियों को और मैं कह रहा हूँ युवा है, बिल्कुल मेरी एक भावना है कि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल भी खेलता था। तो ये मेरी इच्छा है कि गेम्स के प्रति भाव बढ़े और ये हमारे यहाँ खिलाड़ी खेल मैदान नेशनल और इंटरनेशनल पर जाए। इसके लिए खेल मैदान की आवश्यकता रहती है।
तो और के खेल मैदान के साथ साथ में 3-4 गांवों के भी बढ़िया डेवलप करने की मेरे मन अंदर है विषय। ये मैं जरूर इस 3-4 मैदानों को सुंदर और खेलने लायक बनाने के लिए प्रयासरत हूँ और उसको कर देंगे इसका कोई। चलिए सगन जी, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें सीरियस नेता फनी सवाल। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी में बताना है कि आपके दिमाग में जो चीज आती है वो आपको बता। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या करते? क्या आपका प्रोफेशन होता? राजनीति में आप अगर व्यापार तो करते लेकिन जन सेवा करते। जन सेवा मेरा भाव था पहले से कर। अगर आपको कोई प्रोफेशन चूज करना होता तो क्या प्रोफेशन? किसी अगर कोई व्यवसाय में जाना होता है या किसी तरह का? मैं व्यवसाय खेती करता, खेती के साथ साथ मैं दूसरे काम भी करते ही था। अभी आपने आखिरी व्हाट्सएप मैसेज किसको किया था और क्या किया था? क्या किया था छोड़ दीजिए, किसको किया था? कौन है आपके अच्छे दोस्त? व्हाट्सअप तो मैं करता रहता हूँ। हमारे पास काम के लिए व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, उसका रिप्लाई दे देते, उसको वापस जवाब भी दे देते और अधिकारियों को मैसेज कर देते, लेटर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। आपके घर में कौन सबसे ज्यादा डराता है आपको? पार्टी हाईकमान, पत्नी जी या सोशल मीडिया? पत्नी डराते घर पे तो हाईकमान से भी ऊपर है। हाईकमान से पत्नी तो ऊपर ही रखनी चाहिए। हाईकमान भी हमें पार्टी भी ये कहते हैं पहले परिवार को खुश रखो, परिवार से टाइम दो। हमारे तो प्रशिक्षण में भी ये कहते हैं कि परिवार पहले, परिवार को भी समय समय पर समय देना है। अगर आपको एक दिन के लिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, एक दिन के लिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया गया बिना इस्तीफा दिए, तो सबसे पहले आप क्या काम करो? ये राहुल गांधी मैं उस बाहर नहीं निकाल दो? नहीं, मैं इस विचारधारा का हूं नहीं। उसके अंदर कई सारी कमजोरियां है, उसको विषय को लेकर मैं बात करना नहीं चाहूंगा। ये उनको ही मुबारक जो बनना चाहिए। अगर राजनीति में झूठ पकड़ने वाली मशीन लग जाए तो आप सबसे पहले किस नेता को बिठाओगे? ये तो सभी आप देखते हैं ना, सब अब ये आप जो कांग्रेस के सभी नेता संविधान बचाओ की बात करते हैं। अब ये उनको पता होना चाहिए कि संविधान का सबसे ज्यादा जो नुकसान, संविधान को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम सबसे ज्यादा उन्होंने किसने करा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने सबसे पहले संविधान यात्रा निकाली, हाथी पर निकाली। और माननीय आपने देखा होगा कि जितने भी संविधान से संबंधित संशोधित करने थे उन्होंने उसके पक्ष के लिए, आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी ने रातों रात संविधान को दोनों सदन में पास करवा दिया, एक 2 दिन 3 दिन के ऊपर, जबकि ये होते नहीं है। नहीं, इमरजेंसी टाइम तो इमरजेंसी भी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इससे बड़ा क्या संविधान के साथ में और तो उनको अवसर नहीं मिला। अगर मोदी जी जैसा अवसर उनको मिल जाता ना इस समय, तो जिस प्रकार से ये बात उठाते हैं संविधान संविधान तो संविधान, अभी संविधान की बात तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद जब संविधान को मजबूत करा, आम गरीब का भला कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, सब आपने देखा जब गरीब के कल्याण की बात हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, आपने देखा होगा। हाँ जी, बहुत से करो। मैं मेरे विधानसभा का बात करूं तो मेरे विधानसभा 25,000 मकान बने। गरीब का कल्याण करने के लिए उज्ज्वला गैस की बात क्या कर रहे थे पहले, पता है आपको? कांग्रेस वाले नहीं, लाइन लगनी तो दूसरी बात। राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी डिबेट में ये कहते हैं कि गैस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये तो के गरीबों के लिए है ही नहीं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के कहते हैं, जबकि आज मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत प्रत्येक घर में मुफ्त में गैस पहुंचाने का काम कराया है। आपने लाइट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे गरीब को मुफ्त में इलाज देने का काम कराया। ये बात है, ये जो करा है काम ना, इसके लिए हम कह रहे हैं कि एक आम व्यक्ति की जो पीड़ा थी उसको दूर करने का। और आपने देखा अब 70 वर्ष के प्रत्येक बुजुर्ग को मुफ्त में इलाज के लिए भी उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। ये भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। उसका आपको कहीं मैं तो ये आपको कहूंगा कि इसका भी आपको पॉडकास्ट के जरिए इसको आपको करना चाहिए कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। आपके विधानसभा के क्षेत्र के लोग अगर आपको किसी अलग नाम से बुलाना चाहे तो आप कौन सा नाम पसंद करोगे? छगन जी सुपरस्टार, हेलमेट बाबा या धरना चाचा? मैं तो सीधा सा छगन सिंह ठीक हूँ। अगर आपको एक दिन का इंस्टाग्राम का पीएम बना दिया जाए तो आप किसको अनफॉलो करोगे या किसको ब्लॉक करोगे? मुझे तो मैं ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाते आप? इंस्टाग्राम देखते तो वो कोई ज्यादा विषय भी नहीं हमारे सामने, तो पार्टी की जो गतिविधि आती है। अगर किसी को आपको एक बंदे को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करना हो तो किसको करोगे? चलो नेता में बताना, आपको किसी आम जनता में नहीं, नेता में किसी को अगर ब्लॉक करना है। मेरे पास में जो मुझे पसंद नहीं है मैंने पहले से ब्लॉक कर रखे। अच्छा, पहले ही कर रखे। बीजेपी में आपको सबसे ज्यादा मजेदार कौन लगता है और क्यों लगता है?
मजेदार इन द सेंस आप जिनको एडमायर करते हो, सुनते हो, हंसते हो, वैसे कौन? ऐसे कई बीजेपी में वास्तविक नेता है जिनके बात सुनने में हंसना भी होता है और साथ में वास्तविकता भी होती है, सीखने को भी मिलता सीखने को भी मिलता है। कभी कभी आपने अमित शाह जी के विषय को भी आपने अगर देखा हो तो वो विषय मजाक में भी रखते हैं। आप लोकसभा में सीधा देखोगे तो उसमें मोदी जी भी कभी कभी आपने लोकसभा में देखा होगा तो वो भी कभी कभी मजाक में कई तरह के विषय रखते हैं, लेकिन उनके जब बोलने में विषय रखते तो लगता है कि हम लोगों के लिए ऐसे नेता बार बार ऐसे नहीं आते जिस प्रकार से ये लोग आए हैं इस समय। मैं आपके इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की जो राजनीति में सुचिता लाई है, जिस प्रकार से उन्होंने, इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। चरण जी, अभी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बीजेपी में हैं और बीजेपी में बहुत से लोग कांग्रेस से आए, तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन हो गई है। कांग्रेस में कितना भी घोटाले कर लो, कांग्रेस में कुछ भी कर लो, जो बीजेपी जिनके ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक आरोप लगाते थे, अब वो कांग्रेस में आते हैं और सॉरी बीजेपी में आते हैं, टिकट लेते हैं, जीतते हैं, और अब उनके ऊपर ना तो कोई ईडी होती है ना किसी तरह की, और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो नहीं आते तो बीजेपी प्रेशर बनाती है, ईडी सीबीआई की उनके ऊपर कार्रवाई होती है और फिर उनको फंसाया जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? और बहुत से नेताओं को मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, दूसरे दिन उनको टिकट मिली और वो जीत के। देखो, राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह का आरोप लगाना अलग विषय होता है। जब विपक्ष में जब जितने भी है ना, मैं ये कह रहा हूं कि इस मंच से आज मोदी जी पर जो आरोप लगा रहे हैं ना, जब मोदी जी प्रधानमंत्री भविष्य में 20-25 साल 30 साल बाद में जब ऐसी व्यवस्था होगी तो मोदी जी के बारे में वही लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार पहले विपक्ष वाले, लेकिन आज कई तरह के आक्षेप लगा देते हैं ये वो। तो ये इनका एक भाग होता है कि आरोप लगाना वगैरह। जैसे दूसरी पार्टी के लोग, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भाजपा नहीं हुआ करती थी 1900 से जनसंघ था, तो जनसंघ जब बनी थी तो वो जनसंघ भी कहीं न कहीं कांग्रेस में से निकले हुए अन्य वही बनाते थे पार्टी। जब उनमें कुछ गड़बड़ी हुई उस समय जो पार्टी बनी थी देश 1885 में एक अंग्रेज ने बनाई थी, उसके बाद में उस आंदोलन का रूप उसमें जोड़ दिया। देश की स्वतंत्रता को खुद ने उसमें स्वतंत्रता के लिए तो पूरे भारतवासियों ने काम करा, लेकिन पूरा यश उसने कांग्रेस ने ले लिया और फिर कांग्रेस ने शासन भी करा। ठीक है, उसमें वही थे तो शासन करा। शासन करते करते जब उनको लगा सबको कि भाई इनका सिर्फ और सिर्फ ध्येय शासन करना है और बाकी जनता की कोई उनको बड़ी चिंता नहीं है, जैसे जिस प्रकार से पहले चल रहा था उस देश कैसे विकसित हो उसको लेकर चिंतित नहीं थे। उन्होंने जिस गति से देश का विकास हो रहा था उस गति में अभी भी 100 साल और लग जाते इस स्थिति में आने के लिए। अगर ये तो विपक्ष, उस समय का विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ हो या अन्य जो पार्टी थे, उन्होंने लड़ाई लड़के उनको सावधान करा, वो नहीं तो वो जो भी जितनी भी पार्टियां बनती थी आपने देखा कि सभी पार्टियों को जेल के अंदर नहीं डाला था क्या? इमरजेंसी में क्या करा था? के टाइम सभी पार्टियों के नेताओं को अंदर डाला था। वो तो पूरी पार्टी चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई थी। चुनी हुई सरकार गिराना, और इमरजेंसी में जितने भी नेता था उनका मार के जिस प्रकार से उनको 17-21 महीने रखा था, वो स्थिति आपने देखी। उन नेताओं को किस प्रकार से खात्मा हो इनका। ये तो उस समय के लोग मजबूत थे, उन्होंने उनका, आप ईडी और ये बात करें ना, ये सीबीआई, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो इन लोगों ने करा है। तो इनको दिमाग में ये आ रहा है, इनके दिमाग में होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन उन्होंने कितनी बार लगाया है। जब भी दूसरी सरकार हुआ करती थी, कोई दूसरी भी सरकार होती थी तो राष्ट्रपति शासन लगा, कोई दुविधा आती तो राष्ट्रपति शासन लगा देते थे अपने। अब मोदी जी ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया ये बता दो, बताओ ना। एक मात्र जम्मू कश्मीर में लगाया था तो उसका तो एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। धारा 370 हटी और 370 के बाद जो कश्मीर का विकास हुआ है तो वो उसी के कारण हुआ। बड़ी बड़ी ब्रांड इंटरनेशनल। अरे मैं देखता हूँ तो वहां पर कई तरह की बिल्कुल अभी तक नहीं थे वहां पे। तो इस प्रकार की बातें हमको, हमें जानकारी लेनी चाहिए, और ये इन लोगों ने कुछ करना नहीं था। और आज आप जो कह रहे हैं कि पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, जो किसी अन्य विचारधारा से संतुष्ट नहीं होता, तो हम यहाँ अगर वॉशिंग मशीन नहीं, जब राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में आपसे प्रेरित होते लोग, आपसे बात करते। अभी एक कांग्रेसी मित्र एमएलए हैं जो कांग्रेस में थे पहले और अभी बीजेपी में,
तो वो हाथ खड़े करके गए सर के वास्तव में हमने बहुत देरी करी इस पार्टी में आने के लिए। राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के भरती, जहाँ शुरुआती मीटिंग भी शुरुआत भारत माता की जय से होती है, उस पार्टी से कौन जुड़ना नहीं चाहेगा। खैर वो तो ये व्यवस्था है कि विचारधारा को पुष्ट करके, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं अब कोई दूसरी पार्टी से कोई आए उसको क्यों नहीं लेना चाहिए पार्टी। आदमी अच्छा हो सकता है ना, उसमें भी मजबूत, लेकिन उसकी विचारधारा गलत जगह पर है। वो यहाँ आएगा तो ठीक हो जाएगा, उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा होगी, उसमें देश के प्रति भावना होगी, इस प्रकार की होती है। चरण जी, आप राजनीति में सक्रिय है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, आप दौरों पे भी जाते हो, लेकिन फिर परिवार के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो? कौन है आपके अच्छे दोस्त जिनके साथ आप ये सब चीजें छोड़ के आराम से बैठना चाहते हो? कोई अपने दोस्त, आपके खास दोस्त कौन कौन है? दोस्त तो खूब सारे, परिवार को भी टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। परिवार वाले भी नाराज रहते हैं। तो दोस्त तो भी खूब से मित्र है जिनके साथ लंबी बातें करने की खूब इच्छा होती है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं ना, उनकी बार हमने प्रशिक्षण ने देखा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी इसका तैयार करके फिर से मित्रों को मिलने का और परिवार को टाइम देने का करेंगे इसके। अब मैंने तो आपसे सवाल सारे पूछ लिया, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ के कुछ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो, रात को आधी रात को कोई कॉल आई हो जिसपे आपको पूछा गया हो या आपसे बताया गया हो, ऐसे कोई इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट? ऐसे तो कई बार घटनाएं होती है। एक बार रात को 1 बजे फोन आया कि सर हमारे घर पे सांप आ गया है। सांप आ गया? ये विधायक जी को फोन आ गया? विधायक जी को। मैंने कहा गांव में तो सांप पकड़ने वाले, सर आपके सिवा रात को कौन फोन उठाएगा। मैंने फोन रिसीव करा, फिर मुझे पता था कि एक वो स्नेक पकड़ने वाले मित्र है, उससे बात करी, रात को गया और सांप पकड़ा है। दूसरा एक बार रात को 1:30 बजे फोन आता है। आप उठाते फोन या आप ये कहने वाली बात है पॉडकास्ट के लिए? ये मैं चेक करूंगा, चलिए जी, आपको दूसरे फोन चेक का किसी को भी पूछ लेना। कल परसों 1:46 पर फोन आया था, परसों लाइट नहीं है, अच्छा, बिजली कटौती, तो उस पर 1:46 पर मैं 2 बजे रात को 2-3 बजे ये इसमें कभी कोई लाइट कटौती हो जाती है तो हाँ, कभी कभी कट जाती है। एक बार फोन आया मेरे पास में, रात को सपना आया कि उसको, अच्छा, उसको उसने फोन करा, सर मेरी बीवी को कोई उठा के लेके चला गया। फिर मैंने कहा किस कौन उठा के ले गया। मैंने पूछा, मतलब ऐसा बीवी को उठा के, मतलब ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। सर मेरे को ऐसा सपना आया है। तो बीवी का, तो बीवी तो के पास में सोई हुई है, तो मेरे बीवी को उठा ले, वो रोने लगा। अरे भैया कोई नहीं लेके जाएगा, सपना है, सपना कभी उठाने नहीं बोलोगे। तो वो खूब रोए। फिर मैंने 5-10 मिनट बाद में शांत किया, फिर वो आराम से सोया, मतलब फोन पर ही। ऐसे भी फोन आते। एक बार मेरे और 15-20 लोग पार्टी में बैठे थे, रात को 1-1:30 बजे और फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव कर लिया और उन्होंने से, धन्यवाद विधायक महोदय, हम ये परीक्षा ले रहे थे कि हमारे विधायक महोदय रात को 1:30 बजे फोन उठाते या नहीं उठाते, तो अब इसको क्या जवाब दे। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि भाई ऐसे समय में जरूरी काम हो तो ही करे, तो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा, मेरे भी नींद। हाँ, नहीं तो कभी मैं नहीं उठाऊंगी। कभी उनको लगेगा वो अगर फोन करेगा वो तो मजाक के लिए कर रहा है। तो ऐसे भी कई प्रकार के। चलिए, ये सीधा जुड़ाव है जनता का आपके प्रति। उनको लगता है कि इनको कॉल करने से हमें डांट नहीं मिलेगी, हमारी चीजों का समाधान होगा, और वो एक उम्मीद के साथ आपको कॉल करते हैं। उनको एक आशा है आपसे कि यहाँ कॉल करेंगे तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। फिर भी लोग अब ज्यादा फोन से सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि इतने फोन आ जाते हैं, कितना भी उठा लो थोड़ी शिकायत तो रहेगी फोन वाले। आदमी 1 या 2 होते हैं, आप और आपके जो पर्सनल असिस्टेंट, वो तो उठा दे, वही तो 2 जन। अभी फोन कितने लोगों का उठा लेंगे? आप इतनी बड़ी जनता की जिम्मेदारी निभा रहे। अब क्या है, पहले तो फोन नहीं के बराबर आते, अब लोगों ने नाली सफाई के लिए भी फोन आ जाते हैं, कुत्ता मरा है तो उसके लिए भी फोन आ जाते हैं। तो ये अब रूटीन हो गया है। सरपंच को फोन नहीं करते, सीधा लाइन वाले को फोन नहीं करते, JN को फोन नहीं करते, सीधा MLA। उनको लगता है आपको कॉल करने से आप उन सबको सीधा कर दो। वो मेरे को तो कभी एक्शन और AN भी कहते, सर हमें तो पता ही नहीं गांव में वो लाइट का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, आपको कैसे पता। तो वो मैंने कहा ये या तो आपके लोग फोन नहीं उठाते इसलिए पता नहीं है, तो जब पता करते तो ये। आपका मैंने 1-2 वीडियो भी सरकारी कर्मचारियों से सीधे लड़ भी लेते हो, जनता की कुछ समस्या हो गई, लेकिन ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? ये बात सही है कि मेरे उनके प्रति 1% भी अधिकारियों के प्रति दुर्भावना नहीं रहती। मैं किसी को सुनाने के लिए, किसी हमारे कार्यकर्ता को सुनाने के लिए कभी मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन जब भी कोई वास्तव में पीड़ा होती है तो मैं उनको थोड़ा जोर से बोल भी लेता हूँ, लेकिन बोलने के बाद तुरंत भूल भी जाता हूँ उनके प्रति। वो भले याद रखते होंगे
कि मैं विधायक जी ने जोर से बात कर ली, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उनको सिर्फ वो बात पहुंचाए, हमारी जनता का समस्या का नहीं, समाधान। विधायक का दबदबा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दबदबा होगा तो नीचे लेवल पे या जो भी ऊपर लेवल के उनको पता होता है कि ये बात अगर वहां तक पहुंच गई उससे पहले ही निवारण कर दिया। दबदबा कैसा? दबदबा इन द सेंस आपका नहीं, डर नहीं कहूंगा मैं, डर नहीं रहना चाहिए, बट एक ऐसा चीज होनी चाहिए विधायक की कि इन तक ये बात ये पहुंचने बस से पहले बस 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 काम से अगर व्यक्ति क्योंकि का काम चोर सब जगह है, आप सब जगह, सरकारी सब जगह। कर्मचारी बोल दो, प्राइवेट में बोल दो, अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ व्यवस्था होती है, जैसे तकनीकी फॉल्ट आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं या पोल गिर गए, 15 पोल गिर गए, तो उसमें जो समय लगना है वो तो लगना ही है। वो लगेगा ही। वो 4 घंटे में ठीक होगी तो 4 घंटे में, 1 दिन लगेगा तो 1 दिन, तो वो पावर ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको भी समझना पड़ता है आगे वालों को। तो मैं उनको कहता रहता हूँ अधिकारी को, आपके जिस गांव में इसका प्रकार की समस्या आई है उस गांव में ग्रुप बने हुए हैं, उस गांव के ग्रुप में ये लिख के छोड़ दीजिए कि भाई ये समस्या है, ये काम कर रहे हैं, उसका फोटो भी साथ में जोड़ दो, तो वो जनता को पता चल जाएगा, वो उसका फोन आपके पास भी नहीं आएगा, मेरे पास भी नहीं आएगा, और काम भी हो जाएगा। चरण जी, मैं आपसे एक और लास्ट करते तीसरा सवाल है मेरा। आप मोदी जी की छवि, आप मोदी जी से मिले हो, और मोदी जी से मिलने का क्या अनुभव रहता है? लोग कहते हैं कि मोदी जी एक ऐसे इंसान है जिनसे मिलते हैं तो एक अलग ऑरा है, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग भक्ति भाव भी दिखता है उनमें। क्या लगता है आपको? आप मिले हो तो आप कितनी बार मिले हो? और वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में मुझे कई बार मंच साझा करने का अवसर मिला है, लेकिन हाल ही में आबू रोड में एक मीटिंग हुई थी, अभी जो रिसेंटली नहीं, मतलब इससे पहले, जब इस विधानसभा से चुनाव से पहले था, विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा, टाइम हो गया उसको। हाँ, लेकिन उस समय हम लोग मीटिंग रखी तो मेरे बेटे ने मोदी जी का फोटो पिक्चर बनाई थी, तस्वीर बनाई थी सुंदर। उन्होंने मेरे को, बेटे ने चैलेंज करा कि मेरे को मोदी जी का ऑटोग्राफ चाहिए इस फोटो पर, और वापस लाना है, देना हो तो वो तो दे के। पहले तो एसपी जी वालों ने रोका, फिर मैंने बात करके वो ऊपर, फिर मोदी जी को मैंने जब दिखाया तो उन्होंने वो ऑटोग्राफ तो दे दिया। लेकिन जब मोदी जी ने नीचे गए, उसके बाद में नीचे जब मोदी जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, उनसे मिलने के बाद में, ये वास्तविक में सत्यता है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आप भी एक बार मिल लीजिए, आप में कोई करंट कैसे आता है, ऊर्जा। मैं भी मिला हूँ, बट हाँ, मैंने वो अनुभव तो किया है, बट मैं आपसे करंट कैसे, उसमें अपने शरीर में एक नई ऐसी एनर्जी आती है कि जिस प्रकार से वो बात करते हैं उसमें से जैसे वो फीव निकलती है करंट वाली, उसमें ऊर्जा आती है, और अपने को वास्तव में लगता है कि एक जैसे कैसे जो शक्ति है जो दिखती नहीं है, पर इसमें इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और इसी के कारण ये देश चल रहा है। और इस प्रकार से आज की स्थिति में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना एक तरफा, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई शक्ति है, और शक्ति का मतलब उनमें ऊर्जा है। ये जनता का भला कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी हो, नोटबंदी 2016 में जब नोटबंदी करी थी उन्होंने, किसी ने अविश्वास जताया क्या? कई देशों को फैसले वापस लेना पड़ते हैं, लेकिन मोदी जी के अंदर लोगों को इतना विश्वास है, मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मोदी जी ये कर रहे हैं, करवा रहे, तो थाली बजाने का कह रहे तो थाली बजाने का, उद्योगपति तक थाली बजा। अरे मैं कह रहा हूँ, कांग्रेसियों ने भी बजाए, दीपक लगाए, कांग्रेसियों ने भी कराए, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ा, नहीं दिखाया। फिर उन्होंने वो बोले, वो उनको पता है, लेकिन उनको पता है कि ये एक जिसको कहते हैं कि शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी उनकी शक्ति है। तभी इसी कारण ये देश आज के टाइम में इस स्थिति में एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। छगन जी, एक रियलिटी है, आप मानो ना मानो, मोदी जी के दम पे बहुत से एमएलए आज चुनाव जीत रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे जनता भी वोट दे रही है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे चीजें है? तो ये मोदी जी को भी पता है, ये हमारे संगठन को भी पता है कि मोदी जी के भरोसे जीत रहे, इसीलिए बार हमें हमारी क्लासें शुरू रहती है। अभी क्लासें ली जाती है हमेशा, हमारी हर महीने में भले छोटी सी मीटिंग हो, क्लास ली जाती है कि आपको जनता का काम करना है, जनता के बीच में रहना। आपसे पूछा जाता है कितना काम किया, क्या किया? एक फीडबैक देना पड़ता है, एक विषय को लेकर जनता के बीच में क्या कर रहे हो, क्या करा है, इसको लेकर सब। तो आप झूठ भी दे दो तो वो कौन सा चेक कर ले? सब इनके भी तो, आप अगर झूठ कितने दिन चल सकता है? क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं आज 4 गाँवों में गया हूँ, वहां पर आज भी हमारे पास में मेरे विधानसभा से 50,000
सदस्य बने, कितने बने? 50,000। जो मतलब कि उस सक्रिय समय बने सदस्य। नहीं 50,000 जो प्राथमिक सदस्य बने थे, जो जिस खुद ने डिटेल करी है 70,000 के करीब बने उसके बाद में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बने, किसी को भी उस गांव का सब डिटेल है, उस गांव में 4 फोन करेंगे, पूछेंगे क्या आपके यहाँ विधायक जी आके गए हैं, ये हो गया कंफर्म। अब उनके पास में एक एक विषय है पार्टी के, करें वो तो कह देंगे कि क्या इस तरह का हुआ है काम, इस तरह से करके गए, सब फीडबैक होती है, कार्यकर्ताओं पर समय समय पर पहुंच जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है मोदी जी के, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी मोदी जी को कंपटीशन दे रहे? राहुल गांधी जी और मोदी जी को कैसे, है ही नहीं कहीं प्रतिस्पर्धा में। लोग इनको नेता मानते ही नहीं है, वो ओनली आप देखते होगे कई कॉमेडियन के लिए जो समय देखते हैं रील्स वगैरह देखने के लिए, वो ठीक है वहां तक। बाकी राहुल गांधी में किसी भी प्रकार का राजनीतिक जो एक लीडर में लीडरशिप होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा था, वो राहुल गांधी तो मर गया है, तो दूसरा राहुल गांधी कैसे पैदा होता है? अब आते ही सबसे पहले आते ही क्या राहुल गांधी मर गया, खुद कहते हैं अब तो दूसरा राहुल गांधी। इसका मतलब आप है नया क्या? रूप है कौन सा नया रूप, कैसा नया रूप? तो छगन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब बड़े बेबाक तरीके से, और जो आपकी छवि है, जो एक आप किसी भी तरह से फिल्टर नहीं रखते, जो आपकी जुबान पे रहता है, वही आपने अभी बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आई होप आपको भी आज अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट पे आकर। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरह से सवाल भी करे हैं। वास्तव में इससे एक ये माध्यम भी हो सकता है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो जनता के बीच में जाना चाहिए, और आपकी भावना क्या है वो अगर इस तरह से अगर सवाल जवाब से होता है तो ये करना भी चाहिए। बार बार हमें समय समय पर इसको लेकर हमें प्रेरित भी होना चाहिए, ऐसे विषयों पर जाना भी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जा रहे हैं, आपको एक नाम सजेस्ट करना पड़ेगा जिसको मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बुला दूं। आप बताइए किसको लाना चाहिए आपके हिसाब से, आप किसको बुलाना चाहेंगे? ये कैमरा है आपके सामने, आप किनको आमंत्रित करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट पे? मैं तो यशस्वी मुख्यमंत्री भंजनलाल जी शर्मा को आप इनवाइट करिए। भजनलाल जी के अलावा अगर आपको कैबिनेट से, विधायक से किसी को नाम लेना है तो? आज उनको करना है तो आप हमारे कई अच्छे, आपको एक नाम देके जाना पड़ेगा ताकि मैं उनको वो ये वीडियो दिखा के बोल सकूं कि आपको मैंने नहीं, छगन जी ने इनवाइट किया। बिल्कुल जितेंद्र गोठवाल जी को बुला दो। जितेंद्र गोठवाल जी को? हाँ। चलिए, तो जितेंद्र गोठवाल जी को हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट में लाने की कोशिश रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।